मनहवा एक यंग बॉय के बारे में है जो एडवेंचरर बनना चाहता था। उसने एक एफ रैंक की ट्रैश स्किल पाई जो उसको दूसरों की स्किल्स कॉपी करने देती थी, लेकिन वो हमेशा फेल होती थी। इस वजह से उसका हमेशा मजाक उड़ाया जाता था और एक टाइम ऐसा आया जब उससे एक डंजन में बलि बनाया गया। लेकिन एक हॉट गॉडेस ने उसके ग्रिड को पहचाना और उससे नए पावर्स दिए। तुम्हें क्या लगता है आगे क्या होगा? क्या वो एक दूसरे की मदद करेंगे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए? पूरा रिकैप देखने के लिए देखो। कहानी शुरू होती है एक बड़े अर्थक्वेक से जो पूरी दुनिया को हिला देता है, जिससे डंजन्स मैनिफेस्ट होने लगते हैं। हर जगह रेज ऑफ लाइट अपीयर होती हैं। मॉन्स्टर्स जो डंजन्स से निकलते हैं उन पे नॉर्मल वेपन्स का असर नहीं होता। सिर्फ वो लोग जो सुपरनेचुरल पावर यानी स्किल्स पाते हैं वो मॉन्स्टर्स से लड़ पाते हैं। स्किल्स का यूज करके मॉन्स्टर्स को हराकर स्किल होल्डर्स लेवल अप करते हैं और अपने आप को एनफोर्सिन हाइट्स तक बढ़ा लेते हैं। ये पावरफुल इंडिविजुअल्स जो लोगों में डर और रिस्पेक्ट का कारण बनते हैं अवेकेंड कहलाते हैं। अब हम देखते हैं एक लड़का जो तलवार पकड़े हुए एक गॉब्लिन से लड़ रहा है। ये लड़का हमारा मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है किसारागी तसुकासा। वो एक लेवल 4 अवेकेंड है जिसके पास इमिटेट स्किल है। उसने गॉब्लिन पे तलवार से वार किया लेकिन कट बहुत शैलो था। उसकी स्किल इमिटेट ने उससे बताया कि स्किल कॉपी करना फेल हो गया है। तसुकासा को नोटिफिकेशन देखकर फ्रस्ट्रेशन होता है और जब वो डिस्ट्रैक्ट होता है तो गॉब्लिन उस पर हमला करने का मौका ढूंढता है। तभी अचानक से किसी ने बर्न कहा और मना इकट्ठा होने लगी। एक फायरबॉल बन गया और गॉब्लिन जो तसुकासा पर अटैक करने वाला था उससे हिट करके राख में तब्दील कर दिया। एक लाल बालों वाला लड़का तसुकासा के पास आया और उससे याद दिलाया कि एक ट्रैश मॉब को मारने में उसे इतनी परेशानी नहीं होनी चाहिए थी। उसने हमारे एमसी को इडियट तक कह दिया। ये लड़का टोटो काकेरू है जो एक लेवल 15 अवेकेंड है और उसका स्किल फ्लेम मास्टर कहलाता है। तसुकासा जानता था कि काकेरू को नए अवेकेंड के नेक्स्ट जनरेशन का शाइनिंग स्टार माना जाता था और इसका सबसे बड़ा रीजन उसकी पावरफुल स्किल थी। इस दुनिया में स्किल्स उन लोगों में दिखाई देना शुरू हुए जब डंजन्स पहली बार सामने आए। इन्हीं स्किल्स के बेस पर किसी का रैंक और सुपीरियरिटी डिसाइड होता है। काकेरू ने तसुकासा को कहा कि वो वहां ऐसे बेवकूफ़ी भरी शक्ल मत बनाए रखे और मैजिक स्टोन्स इकट्ठा करे जो मॉन्स्टर्स मारने पर गिरे थे। उसने कहा कि ये तो कम से कम काम है जो वो कर सकता है यूजफुल बनने के लिए। तसुकासा ने छुपी हुई नाराजगी के साथ जवाब दिया, गॉट इट फ्लेम मास्टर। फ्लेम मास्टर स्किल बहुत ही पावरफुल माना जाता है क्योंकि ये उसके यूजर को अपने मर्जी से आग को कंट्रोल करने की शक्ति देता है। दूसरी तरफ हमारा एमसी सिर्फ इमिटेट स्किल पाया जिसे यूज करने के लिए उसे फिजिकली मॉन्स्टर्स को टच करना पड़ता है और क्योंकि वो अभी लो लेवल अवेकेंड है इसलिए स्किल कॉपी करने का सक्सेस रेट बहुत ही कम है। मैजिक स्टोन्स इकट्ठा करते हुए तसुकासा सोचता है कि इमिटेट एक फ्लॉड स्किल है। उसके साथ आए बाकी अवेकेंड लोग भी तसुकासा के बारे में गॉसिप करते हैं और कहते हैं कि उसे बस गिव अप कर देना चाहिए क्योंकि वो अपनी ट्रैश स्किल के साथ प्रॉपर्ली लड़ भी नहीं सकता। रिकू और हयातो ने अपनी बात में तसुकासा को ट्रैश कहा और एडवाइस दिया कि वो एडवेंचरर बनना छोड़ दे। काकेरू बीच में टपक पड़ा और तसुकासा के कंधे पर अपना हाथ रखा, लेकिन उसके कहने के बाद तसुकासा ने महसूस किया कि वो सच में उसका मजाक उड़ा रहा था। जब कभी ऐसे मोमेंट्स आते थे तसुकासा को अपनी बहन मायू की याद आती थी जो बचपन से ही एक अननोन इलनेस से जूझ रही थी। तसुकासा का सपना था कि वो डंजन से एलिक्सिर ढूंढे जो हर बीमारी को ठीक कर सकता था। जब तक वो अपने हाथ इस एलिक्सिर पर नहीं रख लेता उसने सोचा कि वो एडवेंचरर बनना नहीं छोड़ सकता। रिकू ने काकेरू से पूछा कि आज का टारगेट क्या है। हयातो ने कंफर्म किया अगर वो बॉस रूम की तरफ जा रहे हैं जब वो गोब्लिन की लाश पर पैर रखता है। काकेरू ने जवाब दिया कि वो मॉन्स्टर की डैन में जा रहे हैं और इस बार उनका प्लान पूरी लूट करने का था। थोड़ी देर बाद डंजन्स के अंदर ह्यूज एक्सप्लोजन्स दिखाई दिए। ये सब काकेरू की वजह से था जो अपना फायरबॉल स्किल बार बार यूज करके सब गोब्लिन्स को फटाफट मार रहा था। इतने मॉन्स्टर्स को मारने के बाद काकेरू लेवल अप कर गया। वहीं तसुकासा बस खड़े होकर देख रहा था। मन ही मन में वो और फ्रस्ट्रेटेड हो गया क्योंकि वो मॉन्स्टर्स मार नहीं सकता था इसलिए वो लेवल अप भी नहीं कर पा रहा था। और जब वो ग्रुप के साथ होता था काकेरू और उसके टीममेट सब मॉन्स्टर्स को मारकर सारी एक्सपीरियंस पॉइंट्स ले लेते थे। तसुकासा को कुछ नहीं मिलता था। उसने सोचा अगर ऐसा ही चलने वाला है तो इनके साथ आना पॉइंटलेस था। कुछ टाइम बाद ग्रुप वो जगह पहुंच गया जहां गोब्लिन्स ने सब ट्रेजर छुपा रखा था। रिकू और हयातो सेलिब्रेट कर रहे थे कि वो इतना वैल्यूएबल सामान मिल गया था, लेकिन काकेरू कुछ और ही प्लान कर रहा था। तसुकासा ने देखा कि फ्लेम मास्टर एक डेड एंड की तरफ गया और अचानक से एक फायरबॉल उसने कास्ट किया जो एक बड़े गोल्डन दरवाजे को रिवील करता है। काकेरू हंसी में बोलता है कि उसे एक बोनस रूम मिल गया। बोनस रूम्स में वैल्यूएबल और पावरफुल आइटम्स मिलते हैं, लेकिन इनमें ट्रैप्स भी हो सकते हैं जो एडवेंचर्स को तुरंत मार सकते हैं। काकेरू और उसके दोस्तों को इसके डेंजरस पता थे, लेकिन उसने बोला कि उसके पास एक अच्छा आइडिया है। तभी काकेरू ने तसुकासा के पास आके उसको जमीन पे गिरा दिया और उसे सेक्रीफाइस बनाने का प्लान बता दिया ताकि वो ट्रैप्स ट्रिगर कर सके। काकेरू ने तसुकासा को जोर से पंच मारा जिससे तसुकासा जमीन पर गिर गया। उसका पूरा जिस्म दर्द से कांप रहा था।
काकेरू ने उसे उठाया और कहा कि अब उसका इम्पोर्टेंट रोल है क्योंकि वो उनके लिए सैक्रिफाइस बनेगा। तसुकासा अपनी कानों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। रिकू और हयातो भी एक पल के लिए शॉक थे और पूछा कि क्या काकेरू सच में अपने क्लासमेट को सिर्फ ट्रैप्स को ट्रिगर करने के लिए बलि चढ़ाना चाहता है। उन दोनों को ये प्लान थोड़ा ज्यादा डार्क लगा, लेकिन काकेरू ने अपनी कोल्ड गेज उन दोनों पर डाली और जवाब दिया, मैं बस एक बेकार चीज को रिसाइकल कर रहा हूँ। और ये सुनकर रिकू और हयातो मान गए। उसके बाद उन दोनों ने तसुकासा का जिस्म उठाया और उसे बोनस रूम के दरवाजे के पास ले गए। काकेरू ने तसुकासा को जोर से किक मारी और उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, थैंक्स फॉर द हेल्प तसुकासा, अगर बच गए तो दोबारा मिलते हैं। जैसे ही दरवाजा बंद होने लगा, तसुकासा ने उन्हें बद्दुआ दी, लेकिन अब वो अंदर अकेला था। अचानक से एक ब्राइट ब्लू ऑरा उसके आसपास मूव करने लगा, जो धीरे धीरे एक रोशनी में तब्दील हो गया जो इतनी ब्राइट थी कि तसुकासा को देखना मुश्किल हो गया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि वो एक ऐसी जगह में है जो एक कोलिजियम जैसा लग रहा था। वो हैरान था कि ये जगह क्या है। फिर उसने देखा एक ग्लोइंग पेयर ऑफ आइज एक पैसेज से उसकी तरफ देख रही थी। उस अनजान क्रीचर के सामने तसुकासा ने एक भारी प्रेशर महसूस किया जिससे वो गिर गया। तब उसे याद आया डंजन्स के रैंक्स, बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस्ड, हीरोइक और सबसे मुश्किल रैंक था मिथिक, जो अब तक किसी ने कॉन्कर नहीं किया था। उस ग्लेयर का मालिक एक फियरस मॉन्स्टर था जिसका नाम था गॉड ईटर फेनरा। उसका लेवल 80 था और उसकी स्किल्स सब हिडन थीं। तसुकासा ये सोच रहा था कि ये सब एक मजाक है, लेकिन सामने फेनरा था और उसका कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसने सोचा, मैं यहाँ मरने वाला नहीं हूँ। उसने अपनी तलवार उठाई और फेनरा पर हमला कर दिया, लेकिन उसका हमला पूरी तरह फेल हो गया क्योंकि फेनरा ने सिर्फ एक लाउड रोअर से उसे पीछे धकेल दिया। फेनरा के रोअर के बाद एक पावरफुल बीम उसके मुंह से निकलकर सीधा तसुकासा को हिट कर गई, जिससे वो जिद से वॉल तक फेंक दिया गया। उसका चेहरा खून से लथपथ हो गया। तसुकासा ने खून थूकते हुए अपने आप से कहा, मेरी स्किल इमीडिएट फिर फेल हो गई। तसुकासा को लगा कि अब यही उसका अंत था। फेनरा उसकी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन तसुकासा अपने आखिरी दम तक जीतने की कोशिश कर रहा था। उसकी बहन मायू की मुस्कान उसके दिमाग में घूम गई और उसने सोचा कि वो उससे माफी मांगना चाहता है क्योंकि वो एक बेकार भाई बन गया था। लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करने वाला था, एक आवाज उसने सुनी, सिट। सारा माहौल और भारी हो गया। जमीन भी हिलने लगी, लेकिन तसुकासा पर कोई असर नहीं हुआ। फेनरा जो अभी तक खड़ा था जमीन पर गिर गया, जैसे उसे कोई अनजानी शक्ति रोक रही थी। फिर वो आवाज दोबारा बोली, गुड बॉय फेनरा। तसुकासा ने देखा कि कोई हील्स पहने हुए उसकी तरफ आने लगी। ये शख्स जो भी थी, उसकी आवाज में अथॉरिटी थी। उसने फेनरा को बोला कि तसुकासा उनका मेहमान है और उसे कुछ नहीं होना चाहिए। जब तसुकासा ने अपनी आंखें उस औरत पर टिकाई तो उसने देखा कि वो एक लंबी सिल्वर बालों वाली और पॉइंटेड कानों वाली लड़की थी। उसका रूप देखकर तसुकासा स्टंट था और उसके मन में बस एक ही थॉट आया, ये कौन है और ये इतनी गॉडडैम हॉट क्यों है। वो औरत तसुकासा के पास आए और उसका चेहरा हाथ से छूकर कहा, तुम अभी भी बहुत कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं तुम्हें कुछ सिखाऊंगी। तसुकासा थोड़ा फ्रीक आउट हो गया, लेकिन उसके पास अब और कोई रास्ता नहीं था। उसका चेहरा और करीब आ गया और उसने फुर्सत से कहा कि जो होने वाला है वो उसका प्रेजेंट है। उसके बाद एक बड़ा लाल जादू का चक्र उनके नीचे आया और पूरा इलाका मना से भर गया। उसने तसुकासा को शुक्रिया अदा करने को कहा। हमारे एमसी की आंखें खुली की खुली रह गईं जब मना उसके शरीर को भरने लगा। एक लाल नोटिफिकेशन विंडो आई जो उसे बताती है कि उसका स्किल इमिटेट एक नए स्किल कॉपीकैट में इवॉल्व हो गया है। बहुत सारी मोनो पार्टिकल्स भी मिली हैं। तसुकासा का लेवल काफी ज्यादा बढ़ गया। उसका स्टेटस विंडो दिखाता है कि वो लेवल 4 से अब लेवल 25 पर आ गया है। हमारा एमसी हैरान था कि अब क्या हुआ। उस औरत की आंखें चमक रही थीं जब वो हंस रही थी। तसुकासा ने खुद को संभालने की कोशिश की, पर फिर उसने सुना कि वो अब जा रही है। काले धुएं उस औरत को घेर लेते हैं। हमारा एमसी उससे रुकने के लिए कहता है। वो पहले कुछ समझना चाहता है, लेकिन उसने सिर्फ मुस्कुराते हुए उससे कह दिया कि अपने नए शक्ति का इस्तेमाल फेनर को हराने के लिए करें। अगर वो ऐसा करता है तो तसुकासा इस मिथिक रैंक डंजन्स ट्रिक स्टार से निकल सकता है। हमारा एमसी खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है जब तक वो औरत पूरी तरह से गायब हो गई। तभी शांत वातावरण में बदलाव आता है जब फेनर पूरी ताकत से दहाड़ता है। तसुकासा सोचता है कि क्या ये मजाक है, क्योंकि इस मॉन्स्टर को हराना उसके लिए मुमकिन नहीं है। फेनर का पंजा पहले ही उसकी तरफ आ रहा है। खुशकिस्मती से तसुकासा ने अपनी तलवार से उसे रोका। एक विंडो आई और बताया कि उसका कॉपीकैट स्किल एक्टिवेट हो गया है। हमारा एमसी फेनर के अटैक से पीछे की तरफ धकेल दिया गया, लेकिन साथ ही उस मॉन्स्टर के स्किल्स भी कॉपी हो गए। तसुकासा ने गाली दी और सोचा कि वो इस मॉन्स्टर से कैसे लड़ने वाला है। राउंड 2 शुरू होने वाला था। दोनों एक दूसरे की मौजूदगी से सतर्क थे। तभी तसुकासा ने आखिरी नोटिफिकेशन विंडो देखी। वो विश्वास नहीं कर सका कि उसने फेनर का स्किल कॉपी कर लिया। पहला स्किल जो सामने आया उसका नाम था हेवनली अथॉरिटी। ये इस्तेमाल करने वाले के शरीर को देवताओं की ताकत से घेर लेता है, जिससे शारीरिक क्षमता का विकास होता है। इसका समयावधि 1 मिनट है। तसुकासा ने सोचा कि अगर उसने ये स्किल इस्तेमाल किया तो शायद वो जीत सकता है, पर चूंकि ये सिर्फ 1 मिनट तक चलेगा, उसे ध्यान से इस्तेमाल करना पड़ेगा। फेनर ने फिर से दहाड़ा क्योंकि वो आक्रमण के लिए तैयार था। उसने तसुकासा की तरफ दौड़ लगाई और उसे अपने खतरनाक पंजों से काटने की कोशिश की।
खुशकिस्मती से तसुकासा ने आसानी से उन हमलों को डॉज कर लिया। उसने महसूस किया कि उसका शरीर अब हल्का है, इसीलिए वो तेजी से प्रतिक्रिया दे रहा है क्योंकि उसका लेवल बढ़ गया। तसुकासा ने फेनर और अपने बीच कुछ दूरी बनाई, सोचता रहा कि अब भी उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि उसने एक मिथिक रैंक मॉन्स्टर का स्किल कॉपी किया। पहले उसके पास सिर्फ एक बेकार स्किल था जो एक गोब्लिन का स्किल भी कॉपी नहीं कर सकता था, लेकिन अब जब ये इवॉल्व हुआ है तो इसका 100% चांस है टारगेट स्किल को कॉपी करने का। स्किल्स इस्तेमाल के बाद गायब नहीं होते, इसका सिर्फ एक शर्त है, वो है फिजिकल कॉन्टैक्ट या स्किल का फर्स्ट हैंड अनुभव। जब वो डिस्ट्रैक्टेड था, फेनर ने अपने एक स्किल का इस्तेमाल किया और उसने तसुकासा की तरफ एक भयानक ऑरा छोड़ दिया जो दुश्मनों की मोबिलिटी को सीमित करता है। तसुकासा गिरा, लेकिन फिर भी अपनी तलवार से अपने शरीर को सपोर्ट करने की कोशिश की। काले बिजली भी उसके आसपास थी और क्योंकि उसने डिवाइन वुल्फ की फोर्स का अनुभव किया था, ये स्किल सफलतापूर्वक कॉपी हो गया। फिर उसकी तरफ और डिटेल जानकारी दिखी। ये सिल्वर वुल्फ की मौजूदगी का इस्तेमाल करके दुश्मनों को धमकाती है। इस स्किल की अवधि 10 सेकंड है और ये टारगेट के लेवल डिफरेंस के अनुसार बदलती है। तसुकासा को अब समझ आ गया था कि अनुभव का मतलब है स्किल का सीधा अनुभव करना। 10 सेकंड के बाद वो फिर से खड़ा हो गया। उसने सोचा कि ये इंटिमिडेशन स्किल उसे हार के करीब ले आई थी। उसने एक पल के लिए अपनी गार्ड डाउन की और फिर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं जब उसने देखा कि फेनर ने एक स्किल का इस्तेमाल किया जिसे वैनोरगैंट कहते हैं और एक सिलसिला अंधकार से काटने वाले अटैक्स आए। तसुकासा एक पल के लिए फ्रीज हो गया जब उसने अटैक देखा, लेकिन आखिरी पल में उसका शरीर हिल गया और वो अटैक को डॉज कर गया। सिर्फ देखने से ये साफ था कि अगर ये अटैक उस पर लगता तो वो नहीं बच पाता। उसने सोचा कि अब उसे ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। फेनर ने उसे आराम करने का मौका नहीं दिया और फिर से दौड़ने वाला था। तसुकासा ने अपनी तलवार से काटने वाले अटैक्स को रोका। वो पहले से ही स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में दिख रहा था कि उसने अभी तक हार नहीं मानी। उसने भी सोचा कि अगर ये ऐसा चलता रहा तो वो जरूर थक जाएगा। चाहे उसके पास अब एक ज्यादा पावरफुल स्किल हो और वो फेनर के अटैक्स कॉपी कर सकता हो, लेकिन उसकी स्टेमिना इतनी देर तक नहीं चलेगी। ये सोचकर उसने हेवनली अथॉरिटी स्किल याद की। फेनर ने फिर से वैनोर स्किल यूज किया। सुकासा को पता था कि अब ये एक दो या मरने का पल है। उसने आखिरकार हेवनली अथॉरिटी का इस्तेमाल किया और ये सक्सेसफुली एक्टिवेट हो गया। मना उसके शरीर को घेरने लगी और उसने सच में पावर बढ़ा लिया। वैनोर स्किल ने उस जगह को छोड़ा जहां सुकासा था और एक मासिव एक्सप्लोजन हुई धूल और मिट्टी में। एक नोटिफिकेशन विंडो दिखाई गई जो बताती है कि वैनोर स्किल कॉपी हो गया। ये फिर सुकासा को एक पावरफुल ऑरा से घेर लेती है। ये वही पल है जिसका हम सबको इंतजार था। उसकी आंखों में कुछ बदल गया। हेवनली अथॉरिटी ने अपनी काउंटडाउन शुरू कर दी। सुकासा के पास अब इस फाइट को खत्म करने के लिए 60 सेकंड्स हैं। उसने अपनी तलवार उठाई और इसके आसपास काले बिजली का चक्कर बनाया। हमारा एमसी ने अपने पोस्टर को आने वाले अटैक के लिए ठीक किया। उसने अपनी तलवार फेनर की तरफ स्वंग की और एक भयानक स्लैश छोड़ी। यह अटैक किसी और नहीं बल्कि वही वैनोरगैंट था जो मिथिक मॉन्स्टर के पास था। यह अटैक तेजी से फेनर की तरफ जा रहा था और क्योंकि ये एक अप्रत्याशित अटैक था, इसने डॉज करने का समय नहीं पाया। हेवनली अथॉरिटी के पास सिर्फ 50 सेकंड्स बचे हैं। सुकासा ने अपने अटैक्स को जारी रखा और अपने ओपोनेंट पर हिट्स लैंड किए। उसने सोचा कि हेवनली अथॉरिटी स्किल सच में देवताओं को मारने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उसने अपने शरीर से बाहर आ रही ताकत महसूस की। फेनर ने मोमेंटम हासिल करने के लिए रोर किया, लेकिन उसने सिर्फ अपने चेहरे पर एक थप्पड़ पाया। हमारा एमसी ने अब फाइनली एक मौका देखा और सोचा कि शायद वो इस फाइट को जीत सकता है। वो थप्पड़ फेनर को उड़ा देता है और ये जमीन पर गिरता है। स्किल के पास सिर्फ 30 सेकंड्स बचे हैं। सुकासा फिर से दौड़ता है। उसने अपने भयानक अटैक्स जारी रखे। अब सब कुछ बदल गया है। स्किल खत्म होने से पहले सिर्फ 20 सेकंड्स हैं और फेनर ने फाइनली उसकी स्लैशेस को रोका। सुकासा को पीछे धकेल दिया गया जब वो बैटल खत्म करने के लिए और ज्यादा डेस्परेट हो गया। दोनों के दिमाग में वही ख्याल था कि वो इस फाइट को वैनोरगैंट स्किल से खत्म करेंगे। ये दोनों एक साथ वैनोरगैंट कास्ट करते हैं और उनका अटैक टकराता है। कोई भी थोड़ा भी पीछे नहीं हट रहा था, लेकिन क्योंकि लेवल का बहुत बड़ा अंतर था, फेनर का वैनोर अटैक जीत गया। अटैक अब हमारे एमसी की तरफ जा रहा था, लेकिन सुकासा ने ये उम्मीद की थी कि वो इसका तुरंत प्रतिक्रिया दे सकेगा। उसने जान लिया कि उसका अटैक फेनर तक नहीं पहुंचेगा क्योंकि वो अंडरलेवल था और इसलिए उसने एक योजना बनाई। उसने जाना कि जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है, फेनर को पास से अटैक करना होगा। फेनर ने अपने मुंह से एक ताकतवर काला बीम तैयार किया। सुकासा अब भी दौड़ रहा था। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं जब उसने देखा कि कुछ सही नहीं हो रहा है। हेवनली अथॉरिटी स्किल के खत्म होने के लिए अब सिर्फ 8 सेकंड्स बचे थे और फेनर ने अपना पावरफुल अटैक छोड़ा। सुकासा ने सिर्फ उस पर नजर डाली जब ये उसकी तरफ आ रहा था। एक भयानक विस्फोट हुआ। हमारे एमसी ने देखा कि वो फेनर के ऊपर आ गया है। उसने अटैक से बचने का प्रयास किया। फेनर ने उसे देखा और एक और बीम तैयार की। तब तक सुकासा ने अपनी तलवार उठाई। उसके पास अब सिर्फ 5 सेकंड्स बचे थे बीम के फेनर के मुंह से निकलने से पहले। उसने सुकासा की तलवार को फेनर की आंख पर लगाया, जिससे मॉन्स्टर ने दर्द से गुनगुनाया। 1 सेकंड बाद सुकासा उसके चेहरे पर लैंड कर गया, अपनी तलवार को उसकी आंख से खींचता है। उसने फिर से अपनी तलवार उठाई और चीख कर बोला, ये रहा इस फाइट का अंत। स्किल खत्म होने से सिर्फ 1 सेकंड पहले सुकासा ने अपनी तलवार स्वंग की और अपना अटैक छोड़ा।
लेकिन उससे पहले ही किसी ने स्टॉप कहा। तलवार फेनेर की दूसरी आंख से सिर्फ कुछ इंच दूर रुक गई। तसुकासा का पूरा शरीर वहीं पर फ्रीज हो गया। ये देखकर उसका कॉपीकैट स्किल एक्टिवेट हो गया। उसे पता चला कि एक स्किल वर्ड प्ले सफलतापूर्वक कॉपी हो गई है। ये स्किल कास्ट करने वाली वही औरत थी जो अभी पहले आई थी। उसने ताली बजाते हुए तसुकासा से कहा कि उसने बहुत अच्छा किया, वह एक अद्भुत परफॉर्मेंस थी। फिर उसने अपनी उंगलियों से स्नैप किया। तसुकासा का फ्रोजन बॉडी जमीन पर गिर गया जब उस औरत ने घोषणा की कि यह फाइट खत्म हो गई। उसने कहा कि यह एक शांत चाय पार्टी का मौका है। थोड़ी देर बाद फेनेर पहले ही आराम कर रहा था जब वह औरत उसकी शरीर के ऊपर बैठी थी। तसुकासा ने उससे पूछा कि वह ये सब क्यों कर रही है। उस औरत ने कैजुअली जवाब दिया, शायद सिर्फ समय गुजारने के लिए। उसने बताया कि एडवेंचर्स कभी भी उसके कासल में नहीं आते और अगर आते हैं तो फेनेर उन्हें तुरंत मार देता है, इसलिए उसने कभी भी तसुकासा जैसे किसी से मिलने की उम्मीद नहीं की। ये सुनकर हमारा MC और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। वह औरत फिर उसकी तरफ आए और पूछा कि क्या वह उसका रिक्वेस्ट सुनने के लिए तैयार है। जब उसने तसुकासा के गाल को छुआ, उसने खुलासा किया कि वह चाहती है कि वह दुनिया का अनुभव करे। उसने कहा कि बाहर के संसार में सिर्फ थोड़े से मोनो पार्टिकल्स हैं जिससे वह आराम से एक्सप्लोर कर सकेगी और इसी वजह से उसे तसुकासा की मदद की जरूरत है। हमारे MC ने इस वाइफू की आकर्षण से हैरान होते हुए तुरंत हाँ कर दिया। ये बिल्कुल अप्रत्याशित था और इसने उस औरत को शॉक कर दिया। वह शर्मा गई और मुस्कुराते हुए तसुकासा से बोली कि उसने सोचा नहीं था कि उसका जवाब इतना तुरंत आएगा। लेकिन तसुकासा के डिफेंस में उसने जाना कि इसमें अनसर्टेनिटी है और उस पर विश्वास करना मुश्किल है, पर यह उसकी वजह से है कि एक कमजोर इंसान जैसे उसने फेनेर से लड़ने का साहस किया। उसे महसूस हुआ कि इस खूबसूरत औरत की मदद करना उसके हित में होगा। तसुकासा ने अपना पसीना पोंछा और उससे पूछा कि वह ये कैसे करेगी, लेकिन उसे अपना वाक्य पूरा करने से पहले उसका दिमाग धुंधला हो गया। उस औरत ने उसे गले लगाया और अपने सुखद बालों पर उसका सिर रख दिया। लगता है कि तसुकासा ने अपनी ज्यादा ताकत खत्म कर दी थी और बेहोश होने से पहले उसने उसका नाम पूछा। उस औरत ने अपनी पहचान बताई, मेरा नाम लोकी है। उसके बाद हमारा MC सो गया और लोकी उसकी मदद करने की उम्मीद कर रही थी। तब सीन शिफ्ट हुआ जब एक अजनबी छत से दिखाया गया। तसुकासा आखिरकार जाग गया और जब वह बैठा, किसी ने कहा, आखिरकार तुम जाग गए हो। इस इंसान ने उससे स्लीपी हेड कहकर पुकारा। हमारा MC ने पूछा, यह इंसान कौन है जो साई कर रहा था, और पूछा क्या उसने उसे भूल गया। एक जवान लड़की जिसकी बाल चांदी जैसे और आंखें लाल थीं, तसुकासा के बिस्तर के पास बैठी थी। उसने कहा कि उसका पहचानना न जाना सच में डिसरिस्पेक्टफुल है। लोकी ने कह दिया कि यह बिल्कुल लोली हो गया है। ज्यादा समय नहीं लगा तसुकासा को सोचने में कि यह छोटी लड़की और कोई नहीं बल्कि लोकी का बेटा है। लोकी ने उससे कहा कि वह ओनोरिफिक्स ड्रॉप कर दे और बस उसे लोकी बुलाए। उसने तसुकासा के ऊपर अपने आप को रखा और कहा कि उसे आखिरकार बाहर की दुनिया का मजा लेने का मौका मिला, लेकिन तसुकासा तो हमेशा बिस्तर पर था, इस वजह से उसे बोर हो गया। लोकी की आंखों में नौटी चमक थी जब उसने तसुकासा से कहा कि उसे उससे मान लेना चाहिए। तसुकासा परेशान हो गया और बोला कि पहले उसे उससे उतरना चाहिए। कुछ सेकंड्स बाद सिचुएशन थोड़ी शांत हुई और अब वह पूछ रहा था कि जब वह बेहोश हुआ था तब क्या हुआ। लोकी ने बताया कि उसने तसुकासा का शरीर उठाया और एक बिगिनर रैंक डंजियन में टेलीपोर्ट किया। तसुकासा ने पूछा कि वह अस्पताल कैसे आया, और यह पहली बार था जब लोकी ने जाना कि इस जगह का नाम क्या है। लोकी ने टेलीकिनेसिस का इस्तेमाल करते हुए एक सेब का टुकड़ा टेबल से उठाया और बताया कि उसने उसका बेहोश शरीर वहीं छोड़ दिया था जहां उसने उसे टेलीपोर्ट किया था, ताकि कोई पासिंग एडवेंचरर उसे आसानी से ढूंढ सके। जिसने उसे अस्पताल तक पहुंचाया वह वही था जिसने उसे वहां देखा। जब ये लोली सेब का मजा ले रही थी, तसुकासा ने उससे पूछा कि अगर वह इतने समय तक बाहर की दुनिया में टेलीपोर्ट कर सकती थी तो उसने आज तक क्यों नहीं किया। लोकी ने उसका जवाब दिया और कहा कि यह सब इसलिए था क्योंकि वह एक देवी है। अपने असली रूप को बनाए रखने के लिए उसे बहुत सारी मना पार्टिकल्स की जरूरत होती है, और क्योंकि इस रियल में मना की वॉल्यूम बहुत कम है, वह सिर्फ इस इमेच्योर फॉर्म में मैनिफेस्ट हो सकती है। अंत में किसी ने बताया कि लिस कैसे बनते हैं। तसुकासा ने उसके जवाब का विश्लेषण किया और कहा कि उसे पुलिस के पास ले जाया जाएगा प्रोटेक्शन के लिए। ये कहने पर लोकी को थोड़ा डिसरिस्पेक्ट महसूस हुआ और उसने तसुकासा को फोरहेड चॉप दिया। हमारा MC फिर टॉपिक बदलकर पूछा कि उसने उसकी मदद क्यों की। लोकी उसका जवाब देने ही वाली थी लेकिन बीच में ही रुक गई। उसने डेविलिश स्माइल के साथ कहा कि वह इसके डिटेल्स बाद में रखना चाहती है, जो तसुकासा को और ज्यादा कंफ्यूज कर दिया। उसके बाद लोकी ने अपने फिंगर्स स्नैप किए और वही काला धुआं उसके चारों तरफ गिरा। हमारा MC ने पूछा कि वह कहाँ जा रही है। लोकी ने कहा कि वह इतनी इल्ल मैनर्ड नहीं है कि उसकी फैमिली के साथ किसी वक्त में दखल दे। फिर ये लोली अपने अलविदा कह गई। लोकी पूरी तरह से गायब हो गई। साथ ही तसुकासा ने सुना कि कोई उसके पास है। वह मायू थी जिसने पानी का ग्लास गिरा दिया। उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने अपने भाई का नाम पुकारा। तसुकासा ने उसकी तरफ देखा और देखा कि वह कितनी चिंतित है। उसकी छोटी बहन तुरंत उसकी तरफ भागी और उसे गले लगाया। उसने उसे डांटा और कहा कि वह बड़ा डमी है। ये पता चला कि हमारा MC एक पूरे हफ्ते से कोमा में था। डॉक्टरों ने कहा था कि वह कभी नहीं उठ सकता। तसुकासा ने मुस्कुराते हुए अपनी बहन के सिर पर हाथ रखा। उसे नहीं पता था कि वह इतने लंबे समय तक बेहोश रहा। उसने उससे चिंता करने के लिए माफी मांगी।
मायू की आंखों से आंसू गिर गए जब उसने कहा कि वह इतनी खुश है कि उसका भाई फाइनली जाग गया है। उसने सोचा भी नहीं था कि अगर वह चला गया तो उसकी जिंदगी कैसी होती। तसुकासा ने उससे यह आश्वासन दिया कि वह कहीं नहीं जा रहा है, और यह सीधी बात सुनकर मायू फिर से मुस्कुराए। उसने अपने भाई से कहा कि उसे अभी कहीं जाना है, इसलिए वह थोड़ी देर और आराम करेगा। मायू ने अपने भाई को यह भी आश्वासन दिया कि वह अब अच्छी महसूस कर रही है, इसलिए उसे उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। जब दरवाजा बंद हुआ, तसुकासा ने राहत से साई किया। कुछ सेकंड्स बाद लोकी फिर से आई। उसने पूछा क्या वह उसकी बहन थी। हमारा एमसी ने हाँ कहा और उसने मायू का नाम बताया। उसने कहा कि वह उसकी आखिरी फैमिली है। उसने याद किया जब उन्होंने उसकी बीमारी का पता लगाया था। मायू तब से सिकली रही है जब से वह पैदा हुई थी। सभी डॉक्टरों ने कहा था कि उसकी कंडीशन का कोई इलाज नहीं है, और इसी वजह से तसुकासा डेंजिन में घुस रहा था। वह ऐसी दवाई ढूंढ रहा था जो हर बीमारी का इलाज कर सके। लेकिन जब ये सब बताया, लोकी ने उससे माफी मांगी क्योंकि मायू की बीमारी ऐसी नहीं है जो उस दवाई से ठीक हो सके। ये सुनकर तसुकासा फ्रस्ट्रेट हो गया और पूछा कि लोकी का क्या मतलब था। फिर ये लोली ने समझाया कि मायू की कंडीशन का असली वजह डेंजिन का कज़ है। तोकासा ने और जानकारी मांगी कज़ के बारे में। लोकी ने बताया कि यह कज़ असल में एक स्किल से आती है। उसे नहीं पता कैसे हुआ, लेकिन ये किसी और मिथिक रैंक के इंसान का काम है, जैसे वह खुद है। तोकासा ने तब ये कंक्लूड किया कि अगर यह स्किल किसी और देवी ने चलाई है तो इसे एंडू करने का सिर्फ एक तरीका है, उस इंसान को मार देना। लोकी ने तुरंत कंफर्म किया कि वह सही है। तोकासा ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। उसने अपने चेहरे पर डिटर्मिनेशन के साथ कहा कि वह उस देवी को हरा देगा जिसने उसकी बहन को कस किया है और मायू को ठीक करेगा। उसने लोकी से पूछा क्या वह उसकी मदद करेगी। कमरा खामोशी से भर गया जब लोकी ने अपने जवाब पर सोचा। फिर उसने खड़े होते हुए कहा ठीक है। उसने अपनी क्यूट स्माइल के साथ तोकासा से कहा कि वह उसकी मदद करेगी, क्योंकि वह भी क्यूरियस है कि यह किसने उसे कस किया। तोकासा ने तुरंत उसका शुक्रिया अदा किया और लोकी ने डिक्लेयर किया कि अब उन्हें रोज डंगन का सामना करना होगा तोकासा की ट्रेनिंग के लिए। उसे मिथिक रैंक वाले डंगन का चैलेंज करने के लिए ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत है। तोकासा ने थोड़ा ओवरडली यह कहा कि उसे यह प्लान पसंद है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, उसे स्कूल जाना है। लोकी ने पूछा स्कूल से उसका क्या मतलब है। हमारा एमसी ने बताया कि वह टेन्यू अकादमी में पढ़ता है, जहां सभी स्टूडेंट्स अवेकेंड हैं। यह एडवेंचर्स बनने की तरफ एक स्पेशलाइज्ड स्कूल है। लेकिन कोई बात नहीं, यह उन्हें रोका नहीं। तोकासा ने कहा कि अब वह दोनों एक टीम बनेंगे, वह और लोकी। क्यूट लोकी ने इस बात पर हाँ किया और कहा कि वह उसकी कोऑपरेशन का इंतजार कर रही है। 3 दिन बाद जापान डंगन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एक दिन ऑफ पर किसी ने डिस्कस किया कि किसी इंसान को सोलो पार्टी के रूप में डंगन में एंटर नहीं करने दिया जा सकता। तोकासा को इस बारे में बताया गया और उसने जवाब दिया कि उसने इतना सोचा था। लेडी ने उसके इंक्वायरी को असिस्ट करते हुए कहा कि उसे लेवल डिफरेंस पर ध्यान देना चाहिए। उसने कहा कि जब कोई सोलो एडवेंचर करता है तो सिर्फ उन मॉन्स्टर्स का सामना करना सेफ होता है जो उससे लोअर लेवल पर हैं। लेडी ने यह भी बताया कि तोकासा अभी सिर्फ लेवल 4 पर है और जो मॉन्स्टर्स बिगिनर रैंक डंगन गॉब्लिन्स डैन में आते हैं वो सब कम से कम लेवल 5 पर हैं। उसने तोकासा का एडवेंचर कार्ड वापस कर दिया और कहा कि उसे माफ कर दे, क्योंकि यह रूल्स हैं, चाहे वह सिर्फ एक लेवल की दूरी पर हो। तब लोकी ने अपनी टेलीपैथी स्किल का इस्तेमाल करके तोकासा से बात की। उसने पूछा कि क्या वह चाहता है कि वह इस लेडी को मिंस मीट बना दे, क्योंकि वह ऑर्गेनाइजेशन के रूल से थोड़ी इरिटेटेड हो रही थी। ये दोनों ने एक फेक कार्ड सबमिट किया था और असली कार्ड छुपा दिया था जो दिखाता था कि तोकासा पहले से ही लेवल 25 का एडवेंचर है। यह उनकी स्किल्स के चेंजेस को छुपाने के लिए था। अगर जेएमओ को यह पता चल जाता कि वह इतने जल्दी लेवल अप हुआ है और उसकी स्किल्स इवॉल्व हुई हैं, तो यह उनके लिए दिक्कत का सबब बन सकता था। लोकी ने शिकायत की तोकासा इतना टॉलरेंट क्यों है, क्या वह लेजी हो गया है। हमारा एमसी अब लोकी को कहने ही वाला था कि उन्हें अब जाना चाहिए, लेकिन ये लोली कुछ और ही प्लान कर रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि अभी वापस जाना बहुत जल्दी है। फिर उसने सुझाव दिया कि तोकासा उसकी वर्ड प्ले स्किल का इस्तेमाल करे। उसने कहा कि वह सुनिश्चित है कि रिजल्ट्स काफी इंटरेस्टिंग होंगे। तोकासा को याद आया कि उसने लोकी से यह स्किल कॉपी की थी। उसने सोचा कि फैसिलिटी के अंदर किसी भी स्किल को एक्टिवेट करना मना है, लेकिन उसके पास कोई और चॉइस नहीं थी। एमसी ने पलट कर सोचा कि उसे एक मौका देना चाहिए। उसने अपने शब्द दोहराए और फिर से पूछा क्या उसके लिए सोलो डंगन में जाने की संभावना है। एक नोटिफिकेशन विंडो ने वर्ड प्ले स्किल का इस्तेमाल कंफर्म किया और लेडी जल्दी से तोकासा की डिमांड के अनुसार चलने लगी। उसने उसका डी कार्ड मांगा ताकि वह उसका रिक्वेस्ट प्रोसेस कर सके। उसके बाद दोनों खुशी खुशी काउंटर से चले गए। लोकी को कॉन्फिडेंस था कि उसकी स्किल डिटेक्ट नहीं हो पाएगी। उसने स्मग एक्सप्रेशन के साथ कहा कि वर्ड प्ले तो एक गॉड स्किल है। तोकासा ने ओवरडली हंसी थी और सोचा कि शायद उसने लोकी को अंडरएस्टिमेट किया है। लोकी ने ओवरनेस को महसूस किया और पूछा क्या उसने थोड़ा डिस्पेक्ट महसूस किया। कुछ पल बाद ये दोनों आखिरकार उस कमरे में पहुंचे जहां डंगन का पोर्टल था। ये बड़ा स्ट्रक्चर डंगन गेट कहलाया जाता है, जो एडवेंचर्स को किसी भी डंगन में आने जाने की आज़ादी देता है। तोकासा ने अपना कार्ड टैप किया और स्कैन हुआ। सिस्टम ने उसे याद दिलाया कि गेट अब खुल रहा है और उसने संभलने के लिए कहा जब वह अपने पहले सोलो डंगन में प्रवेश करेगा। एमसी ने सोचा कि उन्हें अब किस डंगन को जीतना है या कौन से मॉन्स्टर को मारना है, ये सब बातें उन्हें नहीं समझ आती। सिर्फ एक ही चीज़ थी जो उसे चिंता दे रही थी, मायू का कस तोड़ना।
अगर जरूरत पड़ी तो वह एक देवी को भी मारने को तैयार था। पोर्टल में प्रवेश करते ही तोकासा और लोकी गॉब्लिन्स डैन के पहले मंजिल पर पहुंच गए। लोकी ने पूछा कि अब उन्हें क्या करना है। हमारा एमसी ने कहा कि सबसे पहले वह ये देखना चाहता है कि वह कितना दूर तक जा सकता है। कुछ सेकंड बाद एक हरा पैर दिखाई दिया। डंगन का पहला मॉन्स्टर एक गॉब्लिन था, लेवल 5। तोकासा ने अपने तलवार को पकड़ा और बोला कि यहाँ से उसकी शुरुआत होगी। उसने तय किया कि वह उन्हीं मॉन्स्टर्स का सामना करेगा जिन्हें पहले वह हरा नहीं पाया था। तोकासा ने अकेली गॉब्लिन की तरफ दौड़ लगाई। उसने अपनी तलवार उठाई और बिना किसी कठिनाई के मॉन्स्टर को मार दिया। पिछली बार की तरह यह एक स्ट्राइक में मारा गया। लोकी ने थोड़ा पाउटेड होते हुए कहा, तुम्हें इतना खुश होने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक गॉब्लिन को मारने पर। ऐसे ओपोनेंट्स तो चैलेंज नहीं होते। मैजिक स्टोन उठाने पर तोकासा ने कहा कि उसे थोड़ी देर खुश होने दो, क्योंकि यह उसका पहला गॉब्लिन है जिसे उसने खुद से हराया है। लोकी ने फिर से कहा कि वह तो जीतेगा ही, क्योंकि वह अब लेवल 25 पर है। तोकासा को याद आया कि उसका लेवल इतना ऊंचा होने का कारण यह है कि लोकी ने उसे बहुत सारी मना पार्टिकल्स दी थी। इस वजह से अब वह उन गॉब्लिन्स को मार सकता है जिन्हें पहले वह नहीं मार पाया था, और वह बिना किसी मेहनत के कर सकता है। तोकासा ने फिर से लोकी का शुक्रिया अदा किया और उसे पसंद आया। उसने शान से कहा कि यह तो बस एक छोटी सी बात थी। लोकी ने अपनी नज़र उस पर डाली और पूछा, अब आगे क्या? हमारा एमसी फिर चलने लगा और उसने कहा कि अब वह और गहरा जाने वाले हैं डंगन के अंदर। उसका आज का मुख्य लक्ष्य था बॉस रूम तक पहुंचना। कुछ देर बाद तोकासा ने गॉब्लिन्स डैन के फ्लो 5 तक जाने वाली सीढ़ियां ढूंढ लीं। लोकी थककर एक और बार बोर होने का गिला कर रही थी। उसने कहा, ये जगह बहुत बोरिंग है। तोकासा ने पूछा, क्या तुम कुछ अलग उम्मीद कर रही थी? लोकी ने उसके गाल पर उंगली से गूंजते हुए कहा, बिल्कुल। मुझे एक रोमांचक लड़ाई की उम्मीद थी जो खून को गर्म कर दे, पर यहाँ तो कोई भी मॉन्स्टर तोकासा का मुकाबला करने लायक नहीं है। लोकी ने गुस्से में शिकायत की, ये तो एक बड़ी समस्या है। तभी उसकी नज़र आगे पड़ी और उसने तोकासा को बताया कि लगता है गॉब्लिन्स की मुख्य सेना सामने आ चुकी है। तसुकासा ने सोचा कि बॉस रूम कहीं यही आसपास है, क्योंकि अब वह और इंतजार नहीं कर सकता था। तसुकासा ने एक गॉब्लिन को एक ही बार में मार दिया और सोचा, जो पहला हिलेगा वो जीतेगा। फिर तसुकासा ने इन गॉब्लिन्स को फलों के बदले स्ले करना शुरू कर दिया, जैसे वह फ्रूट निंजा खेल रहा हो। गॉब्लिन्स की संख्या ज्यादा होने के बावजूद वह आसानी से उन्हें गिराता जा रहा था। जितने ज्यादा गॉब्लिन्स गिरते और नए दुश्मन आते जा रहे थे। आखिरी गॉब्लिन्स के बाद तसुकासा थोड़ा थक गया और इस लड़ाई को एक मुसीबत कहने लगा। उसने अपनी तलवार उठाई और इसमें नीला बिजली भर दिया। लोकी घबरा गई और चीखकर उसे रोकने की कोशिश की, पर अब देर हो चुकी थी। तसुकासा ने अपनी वैन ऑर्गन स्किल का इस्तेमाल किया, जिससे एक बड़ा ब्लास्ट हुआ। जब धूल बैठ गई तो गॉब्लिन्स का एक भी निशान नहीं बचा। तसुकासा के चेहरे पर एक संतुष्टि थी, लेकिन उसे अचानक एक तेज दर्द महसूस हुआ और वह अपनी घुटनों पर गिर गया, उल्टी करते हुए। लोकी ने उसे डांटा और समझाया कि यह वजह थी कि वह उसे रोक रही थी, और ये दर्द उसके कमजोर इंसानी शरीर की वजह से था, जब उसने एक दिव्य तकनीक का इस्तेमाल किया। तसुकासा ने कहा कि ऐसा पहले फेनर के खिलाफ नहीं हुआ था। लोकी ने निराशा से कहा, तब तुम्हें स्वर्गीय अधिकार का सहारा था। फिर उसने कहा, मैं तुम्हें ये शब्द कहने वाली हूँ, मैं तुम्हें हेवनली अथॉरिटी और फेन से चुराई गई स्किल्स का इस्तेमाल करने से रोक रही हूँ। फिर एक विंडो ने एमसी को सूचना दी कि उन स्किल्स को सील कर दिया गया है। तसुकासा हैरान था, लेकिन लोकी ने समझाया कि यह एक हैंडीकैप है, ताकि वह अपने ट्रम्प कार्ड्स पर निर्भर न हो। लोकी हंस पड़ी और तसुकासा ने मजबूरन इस फैसले को माना। कुछ देर बाद ये दोनों बॉस रूम के पास पहुंच गए। लोकी ने ताना मारते हुए कहा, यह दरवाजा तो काफी फैंसी लग रहा है एक छोटे से गॉब्लिन के लिए। अंदर बॉस मॉन्स्टर गॉब्लिन किंग बैठा था। उसका स्किल समन अंडरलाइन उसे अनेक गॉब्लिन्स को लगातार बुलाने की शक्ति देता था। इस बॉस मॉन्स्टर को हराना एक टेस्ट माना जाता था कि क्या एक अवेकेंड उसके लायक है। तसुकासा ने दरवाजा खोला और उन्होंने एक गोल रूम देखा, जिसमें दूसरी तरफ एक सिंहासन था जहां गॉब्लिन किंग बैठा था। लोकी ने कहा, यह मॉन्स्टर तो काफी कॉन्फिडेंट लग रहा है एक छोटे से गॉब्लिन के लिए। तसुकासा ने अपनी तलवार उठाई और पूछा, मुझे डर लगना चाहिए या नहीं? गॉब्लिन किंग ने भी अपना भरपूर दबाव बनाते हुए अपनी लकड़ी की बड़ी क्लब उठाई। उस मॉन्स्टर का लेवल 15 था और काले धुएं से गॉब्लिन्स आने लगे। गॉब्लिन किंग ने अपना समनिंग स्किल का इस्तेमाल किया और कई गॉब्लिन्स एक साथ स्पॉन होने लगे। तसुकासा ने सोचा, फेनर के मुकाबले ये कुछ भी नहीं है। लेकिन लोकी फिर से बोली, गुस्से और क्रोध का आग जलने दो। तभी गॉब्लिन किंग ने एक जबरदस्त ऑरा छोड़ा और उसके साथ ही सभी गॉब्लिन्स ने भी बर्सिक स्टेट में एंटर किया। एक नोटिफिकेशन विंडो ने तसुकासा को बताया कि मॉन्स्टर्स अब बर्सिक स्टेट में हैं। तसुकासा ने लोकी की तरफ देखा और पूछा, तुमने ये क्या कर दिया? लोकी एक डेविलिश एक्सप्रेशन के साथ बोली, ये तुम्हारे लिए एक टेस्ट है। तसुकासा स्पीचलेस रह गया, लेकिन एक स्माइल के साथ सोचा कि लोकी वाकई एक स्पार्टन गॉड है। गॉब्लिन किंग और तसुकासा के बीच एक शानदार युद्ध अब शुरू होने वाला था। गॉब्लिन किंग की आंखें लाल हो गई थीं और जैसे ही उसने तसुकासा की तरफ देखा, उसके लकी गॉब्लिन्स चल पड़े। हमारा एमसी बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें रोकने के लिए तैयार था। लोकी बस दूर से देख रही थी और सोच रही थी कि अगर तसुकासा ये छोटे मॉन्स्टर्स को बिना हेवनली अथॉरिटी के नहीं हरा सकता तो उसका भविष्य सोचने लायक भी नहीं है।
तसुकासा ने बरसक गॉब्लिन्स को स्लैश करते हुए लड़ाई जारी रखी, लेकिन अब वह चारों तरफ से घिर गया था। पहले जैसा एक वार में गॉब्लिन्स नहीं मर रहे थे, अब उनमें ज्यादा जान थी। लेकिन तसुकासा के लिए ये भी कुछ खास नहीं था। हर बार एक गॉब्लिन मारने के बाद दूसरा हमला करता, लेकिन तसुकासा उन्हें खत्म करता जा रहा था। जब उसने थोड़ी दूरी बनाकर एक साथ ज्यादा गॉब्लिन्स को मारने की कोशिश की तो उसने देखा कि मरे हुए गॉब्लिन्स के लाशें चारों तरफ ढेर हो रही थीं। लेकिन असली समस्या गॉब्लिन किंग था, जो हर बार और गॉब्लिन समन कर रहा था। तसुकासा को समझ में आने लगा कि यह एक नेवर एंडिंग बैटल लग रही थी। उसने सोचा कि जब तक वह गॉब्लिन किंग को नहीं हराता, ये लड़ाई चलती रहेगी। तब उसके दिमाग में एक योजना आए, अगर वह गॉब्लिन किंग के समनिंग स्किल को सील कर दे तो वह आगे की लड़ाई को रोक सकता था। तसुकासा ने अपना हाथ उठाया और गॉब्लिन किंग को कमांड दिया कि वह कभी भी अपना स्किल इस्तेमाल न करे। एक विंडो ने कंफर्म किया कि उसका वर्डप्ले स्किल एक्टिवेट हो चुका है। नीली जंजीरें गॉब्लिन किंग के आसपास आ गईं, लेकिन गॉब्लिन किंग भी कोई कमजोर नहीं था। उसने वह जंजीरें तोड़ दी और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। गॉब्लिन किंग ने अपना क्लब उठाया और तसुकासा को जोर से दूसरे किनारे पर फेंक दिया। तसुकासा को जबरदस्त नुकसान हुआ। लोकी ने कहा, तुम्हारा प्लान सही था, बस अगर मैंने गॉब्लिन किंग को बरसक नहीं किया होता तो वह काम कर जाता। लेकिन अफसोस, तसुकासा ने लोकी की बात को एक हिंट की तरह लिया। गॉब्लिन किंग ने एक और बार समन अंडरलाइन स्किल का इस्तेमाल किया और लोकी ने ताना मारते हुए कहा, जो दुश्मन तुम्हें मुकाबला देना चाहता है वह एक गॉड है। तुम्हें कोई नया तरीका ढूंढना पड़ेगा। तसुकासा ने अपनी छोटी बहन मायू के मीठे चेहरे को याद किया। उसने सोचा कि अगर वह इस बिगिनर रैंक के डंजियन में ही लड़ने में मुसीबत महसूस कर रहा है तो वह कभी मायू को उस मिथिक रैंक डंजियन से बचा नहीं पाएगा जहां उस पर श्राप लग गया था। लोकी एक्साइटेड हो गई और उसने तसुकासा से पूछा, क्या तुम अब भी लड़ सकते हो? तसुकासा ने अपनी तलवार को उठाते हुए जवाब दिया, बिल्कुल, मैं लड़ूंगा। तसुकासा ने सोचा, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। फिर उसने गॉब्लिन किंग की तरफ बढ़ते हुए और गॉब्लिन्स को मार गिराया। जैसे ही उसने एक हिस्से को साफ किया, गॉब्लिन किंग और भी गॉब्लिन्स को समन करने के लिए तैयार हो गया। तसुकासा ने एक ग्रिन के साथ सोचा, गॉब्लिन किंग ने फिर से अपना स्किल चालू कर दिया है। उसने अपनी तलवार जमीन में गाड़ दी और काला धुआं नीचे से निकलने लगा। तसुकासा ने चिल्लाया, अब मैं उसका अनोइंग स्किल ले रहा हूं जो बार बार इस्तेमाल हो रहा था। उसका कॉपीकैट स्किल एक्टिवेट हो गया और विंडो ने कंफर्म किया कि उसने गॉब्लिन किंग का स्किल सफलतापूर्वक कॉपी कर लिया है। तसुकासा ने अपना हाथ उठाया और कहा, आओ। एक नीला मैजिक सर्कल सामने बना, जिससे निकलने वाली मना की शक्ति ने सभी गॉब्लिन्स को रोक दिया। तसुकासा मुस्कुरा रहा था, लेकिन तभी उसका एक्सप्रेशन बदल गया जब उसने देखा कि उसके सामने क्या था। एक प्यारा छोटा फेनरीर उसके सामने आया, जिसके नन्हे से पंजों पर तीखे नाखून थे। उसने तसुकासा को देखा और तुरंत उसके पास आकर उसे रगड़ने लगा। लोकी इस नज़ारे को देखकर जोर से हंसने लगी और तसुकासा ने अजीब तरह से अपने नए साथी का स्वागत किया। तसुकासा ने अपने नए साथी को देखा और सोचा, क्या ये वही फेनरीर है जिसे मैंने मिथिक रैंक डंजियन में हराया था? हालांकि ये छोटा था, लेकिन इसमें उस बड़े फेनरीर की झलक दिख रही थी। लेकिन उसे अपना जवाब मिलने से पहले गॉब्लिन्स का एक और झुंड उन पर हमला करने आ रहा था। तसुकासा को याद आया कि वह अभी भी एक बीच लड़ाई में है। चलो पहले इन गॉब्लिन्स को संभालते हैं, उसने अपने छोटे साथी की तरफ देखते हुए कहा। उसने छोटे फेनरीर का नाम लिल फेनरीर रखा। लिल फेनरीर भौंकते हुए मॉन्स्टर्स की तरफ भागा और उसने एक डार्क स्लैश रिलीज किया। ये वरान स्किल थी और कमजोर गॉब्लिन्स इस जानलेवा हमले से बच नहीं पाए। जब वे हिट हुए तो एक जबरदस्त एक्सप्लोजन हुआ। तसुकासा उत्साहित था जब उसने ये सब देखा। लिल फेनरीर में कुछ हिम्मत थी और जब उसने अपने मास्टर को खुश देखा तो उसने अपनी पूंछ हिलाई। हमारे एमसी ने फिर उसका सिर थपथपाया और उससे पूछा कि क्या वह उसके साथ लड़ने को तैयार है, और बेशक उसने भौंककर हाँ की और खुश हो गया। गॉब्लिन किंग को जलन हुई क्योंकि हमारे एमसी ने एक प्यारा अंडरलाइन समन किया, जबकि वह सिर्फ बदसूरत गॉब्लिन समन कर पाता था। इसलिए उसने फिर से दहाड़ लगाए। तसुकासा ने लिल फेनरीर को गॉब्लिन्स का ख्याल रखने का ऑर्डर दिया। गॉब्लिन किंग तुरंत हमला करने के लिए आगे बढ़ा और यही दोनों लोग भी लड़ने के लिए तैयार हो गए। लिल फेनरीर कूदने वाला था और गुस्से से भरे गॉब्लिन्स को काटने वाला था, और उसी समय उसका मास्टर गॉब्लिन किंग के साथ एक पर एक लड़ाई का मजा लेने वाला था। गॉब्लिन किंग ने तुरंत अपना क्लब उठाया। सिर्फ देखने से ही लग रहा था कि यह बहुत ही पावरफुल अटैक होगा। उसने जमीन पर मार दिया, जिससे छोटे पत्थर उड़ गए। तसुकासा ने इस अटैक को नहीं बचाया, बस अपनी तलवार से रोक दिया। उसने अपनी ताकत इकट्ठा की और जोर से चिल्लाया, अटैक को टालने की कोशिश करते हुए। कुछ सेकंड के बाद उसने गॉब्लिन किंग को पीछे धकेल दिया, जिससे उसे गॉब्लिन किंग की कमजोरी को खोजने का काफी समय मिल गया। उसकी नज़र उसके पैरों पर जाकर टिकी। तसुकासा ने तुरंत उन्हें स्लैश किया, जिससे गॉब्लिन किंग का बैलेंस बिगड़ गया और वह जमीन पर गिर गया। दर्द से कराहते हुए वह अपने साथी गॉब्लिन्स को मदद के लिए बुलाने ही वाला था, लेकिन उसकी आंखें चौंक गईं जब उसने अपने सामने देखा कि लिल फेनरीर ने उन सभी गॉब्लिन्स को मार दिया जो उसने समन किए थे। सामने गॉब्लिन्स के लाश का एक पहाड़ पड़ा था। तसुकासा ने तलवार उठाई और कहा कि अब ये लड़ाई खत्म करने का सही वक्त है। उसने अपनी तलवार गॉब्लिन किंग के सिर के बीच में घुसा दी, लेकिन क्योंकि यह एक बॉस मॉन्स्टर था, यह अटैक काफी नहीं था उसे मारने के लिए। तसुकासा पीछे हटा और लिल फेनरीर को बुलाया ताकि वह काम खत्म करे।
हमारे हीरो ने कूदकर अपने शरीर के इर्द गिर्द डार्क लाइटनिंग इकट्ठा की। लिल फेनरीर ने वरान अनलेश किया और डायरेक्ट हिट दिया। इसके बाद तसुकासा भी साथ कूद गया और अपना अटैक तैयार किया। हमारे एमसी ने बॉस मॉन्स्टर को फाइनल ब्लो दिया। कुछ सेकंड के बाद गॉब्लिन किंग का शरीर धीरे धीरे गायब हो गया। तसुकासा बॉस रूम के बीच में खड़ा था जब ये सब हो रहा था और एक ब्लैक मैजिक स्टोन भी गिर गया। लोकी ने तसुकासा का ध्यान खींचते हुए उसकी तारीफ की कि उसने समन अंडरलाइन स्किल का काफी अच्छा इस्तेमाल किया गॉब्लिन किंग के खिलाफ, लेकिन उसने याद दिलाया कि सिर्फ एक बिगिनर रैंक के डंजियन बॉस को हराने से वह इतना कॉन्फिडेंट न हो। तसुकासा पहले से ही यह बात जानता था और वह उस मैजिक स्टोन को देख रहा था जो बॉस मॉन्स्टर ने ड्रॉप किया था। उसने सोचा कि चाहे ये सिर्फ एक बिगिनर रैंक डंजियन ही क्यों न हो, उसने इसे अकेले क्लियर कर लिया। उसने योजना बनाई कि वह और भी स्ट्रॉन्ग बनेगा ताकि एक दिन वह मिथिक रैंक डंजियन भी क्लियर कर सके। लोकी ने हमारे एमसी से पूछा कि अब वह लिल फेनरीर को क्या नाम देगा। तसुकासा ने थोड़ा सोचा और कुछ देर बाद उसने नाम सोचा, लोफान। जैसे ही फेनरीर ने ये सुना उसका चेहरा खिल गया। लगता है उसे ये नाम लिल फेनरीर से ज्यादा पसंद आया। तसुकासा फिर लोफान का सिर थपथपाते हुए बोला कि आज का दिन यहीं खत्म करना चाहिए। उन्हें अब मैजिक स्टोन्स को ट्रेड करना है और मायूं के लिए कुछ टेस्टी चीजें खरीदनी हैं। लोकी ने हमारे एमसी के पीछे चलकर कहा कि वो भी कुछ मीठा खाना चाहती है। उस दिन के बाद तसुकासा जेमो एडवेंचरर गिल्ड में मैजिक स्टोन्स एक्सचेंज करने गया। वहां की लेडी को विश्वास नहीं हो रहा था कि तसुकासा ने एक डंजियन को अकेले क्लियर किया। सबूत के तौर पर हमारे एमसी ने उसे मैजिक स्टोन दिखाया जो उसने बॉस मॉन्स्टर से पाया था। उसने कहा कि वो इसे कैश के बदले एक्सचेंज करना चाहता है। लेडी को थोड़ा शक हुआ और वो सोचने लगी कि कैसे एक लेवल 4 एडवेंचरर को अकेले डंजियन में एंटर करने दिया गया। उसने तसुकासा को जवाब दिया और मैजिक स्टोन एक्सचेंज करने में 1 मिनट का समय मांगा। तसुकासा ने अजीब तरीके से उसका शुक्रिया अदा किया, लेकिन अंदर ही अंदर उसे याद आया कि उसने अपने हिप्नोसिस स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए डंजियन में घुसने का रास्ता बनाया था। ट्रांजैक्शन के बाद तसुकासा वहां से जाने वाला ही था जब उसने एक भीड़ इकट्ठी देखी। उसका ध्यान वहां गया और उसने तय किया कि वो देख के आए कि क्या हो रहा है। जब वो पास गया तो उसने देखा कि कुछ लोग एक लड़की से बात कर रहे हैं और ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़की को अपने टीम में मिलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। उस लड़की का नाम होसी था और उसका रंग सफेद और बाल लंबे थे। तसुकासा ने उस लड़की को देखा और एक पल में उसके बारे में जरूरी जानकारी याद आई। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि नंबर 1 अवेकेंड होसान रेन थी। रेन ने उन ठग जैसे दिखने वाले लोगों को ब्रश ऑफ कर दिया और कहा कि उसे उनमें कोई दिलचस्पी नहीं है। उन लोगों का चेहरा देखने लायक था जब रेन ने उन्हें इतनी सख्ती से मना कर दिया। तसुकासा को थोड़ा सेकंड हैंड एम्बेरसमेंट महसूस हुआ, लेकिन उसका मुस्कान तुरंत गायब हो गया जब रेन ने उसे देख लिया और उसका ध्यान खींच लिया। भीड़ में सब लोग हैरान हो गए जब उन्होंने देखा कि रेन ने किसकी तरफ देखा। तो विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वो तसुकासा है। हमारे एमसी ने इधर उधर देखा, सिर्फ ये पक्का करने के लिए कि क्या सच में रेन उसे बुला रही है। उसने जल्दी से वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन रेन उसके पीछे चली और उसका नाम पुकारा। तसुकासा ने कहा कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो उसे यहाँ मिलेगी, लेकिन रेन ने कहा कि उसने ऐसा एक्सपेक्ट किया था। टर्न्स आउट रेन को एक रिसेप्शनिस्ट का कॉल आया था जो उसे जानती थी और उसे पता चला कि एक अवेकेंड इंसान जो सिर्फ लेवल 4 का था अकेला डंजियन में घुसा था। रेन ने तसुकासा के करीब आते हुए कहा कि वो समझ गया होगा कि वो किस बारे में बात कर रही है। होसी रिन, जो तसुकासा के साथ टेट्सू अकादमी में पढ़ती थी, वो नंबर 1 स्टूडेंट थी। उसके अच्छे लुक्स के वजह से मीडिया उसके पीछे पड़ती थी, लेकिन तसुकासा के लिए वो एक लड़की थी जो उसकी लीग से बाहर थी। रेन ने उसे कहा कि वो सटन है कि वो जानता है वो किसकी बात कर रही है। तसुकासा को समझ नहीं आया कि उसे कैसे पता चला, लेकिन उसने शक किया कि रिसेप्शनिस्ट ने उसे इन्फॉर्म कर दिया होगा जब वर्ड प्ले का इफेक्ट खत्म हो गया था। उसने रियलाइज किया कि उसके लिए हिप्नोटाइज करके डंजियन में घुसना एक बड़ी गलती थी। रेन ने उससे कहा कि अगर समझाने में मुश्किल हो तो वो अपना डी कार्ड दिखा दे जब तक कि उसके पास दिखाने लायक कुछ है। तसुकासा थोड़ा शर्मा गया, लेकिन उसने अपना डी कार्ड निकालने का फैसला किया। लेकिन उनकी बातचीत में एक और आदमी शामिल हो गया। उस आदमी ने कहा, लॉन्ग टाइम नो सी। तसुकासा ने तुरंत उसका पहचान लिया। ये तोडा था। तोडा ने बोला कि उसने सुना था तसुकासा ठीक ठाक बाहर आ गया और वो इसे देखकर खुश था। तोडा के साथी ने थोड़े सैकास्टिक तरीके से कहा कि वो तसुकासा को सुरक्षित और सही देखकर खुश है। तसुकासा ने अपनी जीभ दबाई, उसका चेहरा थोड़ा टेंस हो गया और ये रेन से छुपा नहीं। फिर तोडा ने रेन की तरफ देखा और उसे एक बार फिर पार्टी ज्वाइन करने का इनवाइट दिया। उसने कहा कि उनकी पार्टी जापान की सबसे ताकतवर पार्टी बन सकती है। लेकिन रेन ने तोडा को इग्नोर किया और तसुकासा के साथ अपनी बातचीत जारी रखी। उसने तसुकासा से पूछा कि अब वो अपना डी कार्ड दिखाएगा या नहीं। तोडा रेन के इस बिहेवियर से स्टन था। तसुकासा थोड़ा शीपिश तरीके से अपना डी कार्ड दिया और रेन ने उसे देखा। डी कार्ड पर लिखा था कि तसुकासा अब लेवल 15 पर था और उसका स्किल इमिटेट था। उसने जो स्किल्स कॉपी किए थे वो थे हेवनली अथॉरिटी, वरंट और वर्ड प्ले। ये भी लिखा था कि उसने बिगिनर रैंक डंजियन गॉब्लिन्स डैन को क्लियर किया था। रेन की शंका अब पूरी तरह से दूर हो गई थी। उसने ये भी कहा कि वो इम्प्रेस थी कि उसने डंजियन को सोलो क्लियर किया। तोडा को ये सुनकर हैरानी हुई। रेन ने आगे कहा कि तसुकासा ने काफी लेवल अप किया है, जो एक्सपेक्टेड था क्योंकि उसने बॉस मॉन्स्टर को हरा दिया था।
तसुकासा ने अंदर से रिलीफ महसूस किया कि उसने अपने डी कार्ड पर जानकारी अपडेट कर ली थी। लोकी ने टेलीपैथी के जरिए तसुकासा को याद दिलाया कि उसे थैंकफुल होना चाहिए कि ये सब उसकी वजह से हुआ। रेन ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो कभी नहीं सोचती थी कि तसुकासा में इतना टैलेंट होगा जो उसे इतने कम लेवल पर डंजियन सोलो क्लियर करने में मदद करेगा। तसुकासा ने हल्का सा हंसते हुए, लेकिन अंदर से वो CKNOWLEDGE कर रहा था कि सब कुछ लोकी के कारण ही संभव हुआ। टोडर इतना गुस्सा हो गया कि उसने तसुकासा को झूठा साबित करना चाहा। उसने जोर से चिल्लाया, ये इम्पॉसिबल है, तुमने जरूर चीटिंग की होगी। उसने तसुकासा पर इल्जाम लगाया कि अगर वो सच बोल देगा तो वो चुप रहेगा। रेन ने टोडर से पूछा कि क्या वो सीरियसली ये बात कह रहा है। उसने कहा, डी कार्ड को फोर्ज करना मुमकिन नहीं है। फिर रेन ने तसुकासा से पूछा कि अब जब वो सोलो डंजियंस क्लियर करने लगा है, क्या वो फ्री है। फिर उसने प्रपोज किया कि वो दोनों मिलकर एक डंजियन एक्सप्लोर करें। ये सुनकर तसुकासा और टोडर दोनों चौंक गए। टोडर ने हैरानी से पूछा, क्या तुम सच में उसे चूज कर रही हो। उसने रेन को चेतावनी दी कि वो तसुकासा के झूठ के जाल में न फंसे, क्योंकि उसके हिसाब से तसुकासा के पास डंजियंस क्लियर करने की क्षमता नहीं थी। टोडर ने यह भी कहा कि अगर वो उसके साथ टीम अप करे तो वो आसानी से इंटरमीडिएट रैंक डंजियंस क्लियर कर लेंगे। रेन ने टोडर को गुस्से से देखा और कहा, क्या तुम अब तक बात खत्म नहीं कर रहे हो। उसने कहा, तसुकासा ने अपनी ताकत पर एक डंजियन क्लियर किया है और ये एक अनडेनिएबल सच है, लेकिन मैं ये बात तुम्हारे लिए नहीं कह सकती क्योंकि तुम हमेशा अपने दोस्तों के साथ मस्ती करते हो। रेन ने एक और बात कही जो टोडर के लिए और भी एम्बेरेसिंग थी। उसने कहा, मुझे वैसे लोग कभी पसंद नहीं आए जो तुम जैसे होते हो। ये सुनकर टोडर और गुस्सा हो गया। टोडर को वो फ्लैशबैक याद आया जब उसने तसुकासा को बॉस रूम में सैक्रिफाइस बनाने के लिए धक्का दिया था। टोडर ने तसुकासा के कॉलर को पकड़कर उस पर इल्जाम लगाया कि उसने उसकी पोल खोल दी। तसुकासा के पास कोई बहाना बनाने का चांस था, लेकिन वो इस सब में पड़ना नहीं चाहता था। टोडर का गुस्सा बढ़ गया और उसने तसुकासा को मुक्का मारने की कोशिश की, लेकिन तसुकासा ने उसके हाथ को चतुराई से छोड़ दिया और दूर हट गया। टोडर का गुस्सा अब आसमान छूने लगा था। उसने अपने हाथ में एक फायरबॉल बनाया और चिल्लाया, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तसुकासा ने उसे शांत होने के लिए कहा, लेकिन टोडर ने उसे चुप रहने के लिए बोला। फिर अचानक रेन तेज रफ्तार से आए और उसने टोडर के हाथ को थप्पड़ मारा, जिससे फायरबॉल बुझ गया। तसुकासा और टोडर दोनों हैरान रह गए। रेन ने एक सीरियस चेहरे के साथ टोडर से पूछा, क्या तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो। डंजियंस के बाहर स्किल्स का इस्तेमाल मना है। टोडर गुस्से से चिल्लाया, ये तसुकासा की गलती है जो झूठ बोल रहा है। रेन ने डिस्गस्टेड एक्सप्रेशन के साथ जवाब दिया, मैं हैरान हूं कि तुम अब तक अपने सिर को ऊंचा रखकर बात कर रहे हो। उसने तसुकासा का हाथ पकड़ा और निकलने का फैसला किया। तसुकासा हैरान था और उसने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं। टोडर गुस्से में था और उसने कसम खाई कि वो तसुकासा का मास्क उतारेगा। टोडर ने साफ साफ कहा कि रेन उसकी है। ये सब बिगिनर रैंक डंजियन कोबाल्ट सेटलमेंट में हो रहा था। कोबाल्ट सेटलमेंट एक बिगिनर रैंक डंजियन है जिसमें लेवल 15 की सिफारिश की गई है। तसुकासा रेन का पीछा करते हुए वहां गया जैसे कि रेन ने कहा था, लेकिन उसने सोचा वह क्या करना चाहती है। उसने रेन से पूछा कि क्या वो सच में कोबाल्ट से अकेले लड़ने के लिए तैयार है। रेन ने जवाब दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें पहले मेरा उदाहरण देखना चाहिए। कोबाल्ट ने हमला किया और रेन ने तुरंत मूव करके उन्हें एफर्टलेसली काट दिया। तसुकासा को हैरानी हुई। लोकी ने रेन की गोल्डन तलवार देखी। तसुकासा ने पूछा कि क्या वो उसके बारे में जानती थी। लोकी ने जवाब दिया हाँ, लेकिन उनकी बात को रेन ने इंटरप्ट किया जब उसने तसुकासा से कहा, अब तुम्हारी बारी है। रेन देखना चाहती थी कि तसुकासा किस काबिल है। तसुकासा ने तलवार चलाई, लेकिन उसकी हैरानी हुई जब उसकी तलवार कोबाल्ट के शील्ड से डिफ्लेक्ट हो गई। जब वह पीछे गिर रहा था तो कोबाल्ट ने उस पर चार्ज किया, लेकिन तसुकासा ने समरसॉल्ट करके अपने आप को बचा लिया और कोबाल्ट से दूर हो गया। रेन ने उसे सलाह दी कि वह हमेशा गार्ड पर रहे क्योंकि कोबाल्ट्स गोब्लिन से ज्यादा स्मार्ट होते हैं। रेन ने समझाया कि दो तरीके होते हैं शील्ड बियरिंग दुश्मन को हराने के लिए, एक तो शील्ड को ताकत से तोड़ना। तसुकासा ने चार्ज किया, लेकिन वो दुश्मन के साइड में मूव करके उसके पीछे पहुंच गया। रेन ने अपनी दूसरी सलाह दी, जो ये थी कि दुश्मन के पास स्लिप करने के लिए एक फेंट मूव इस्तेमाल करो। उस समय दुश्मन का सिर कट गया। रेन को खुशी हुई कि तसुकासा उसके सोचने से ज्यादा अच्छा निकला। उसने सोचा कि वो उसे इनवाइट कर सकती है। उसने तसुकासा की तारीफ की और कहा, अब तुम बड़ी वाली को संभालो। तसुकासा को समझ नहीं आया कि रेन किस बारे में बात कर रही थी। वो ट्रायल के बारे में बात कर रही थी जो बॉस रूम के सामने होता है। मिनी बॉस जो फॉरेस्ट के सेंटर में होता है, कोबाल्ट जनरल लेवल 15 के साथ सामने आया। उसके साथ एक झुंड भी था। उन्होंने कोबाल्ट से लड़ना शुरू किया और फॉलोअर्स को मार दिया, लेकिन कोबाल्ट जनरल की तलवार ने उन्हें पीछे धकेल दिया। तसुकासा ने सोचा कि फॉलोअर्स को मारने का कोई फायदा नहीं है। रेन ने जवाब दिया, अच्छा नोटिस किया। उसने पूछा, अब तुम क्या करोगे। तसुकासा ने जवाब दिया, पहले स्मॉल फ्राई को खत्म करूंगा, फिर मैं थरेड पर फोकस करूंगा। रेन ने कहा कि ये सही प्लान है और वो तुरंत काम शुरू कर देते हैं। जब वो दोनों मिलकर एक्शन ले रहे थे, तसुकासा ने क्यूरियोसिटी में पूछा कि क्या रेन के गिल्ड को कोई प्रॉब्लम होगी अगर वो उसके साथ डंजियन रेड करे। रेन ने जवाब दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे भी मैंने गिल्ड छोड़ दिया है। तसुकासा हैरान था। रेन ने कहा, चिट-चैट बाद में करते हैं।
तसुकासा ने कोबाल्ट जनरल के पेट में तलवार चलाई, लेकिन रेन को बुलाने का इशारा दिया। रेन ने कोबाल्ट जनरल पर चार्ज किया, लेकिन कई कोबाल्ट्स उस पर रश कर गए। उसने कुछ को हराया, लेकिन बाकी ने वापस रिट्रीट कर लिया और फिर कोबाल्ट्स ने एक सीधी लाइन में कोबाल्ट जनरल के आगे अपना फॉर्मेशन बना लिया। रेन गुस्से में थी कि ये तब हुआ जब वो इतने पास पहुंच गए थे। उसने कहा, जैसे तो एक अनोयंस नहीं था, वैसे ही अब ये सब। तसुकासा ने देखा और वो शॉक था। रेन ने अपना गुस्सा कोबाल्ट्स को बेहदिंग करते हुए निकाला और ग्रम्बल करते हुए कहा, क्या तुम मेरे साथ एक गिल्ड बनाना चाहोगे, इडियट। रेन ने गुस्से में कहा कि अगर उसे तसुकासा के साथ हर बार टीम अप करना पड़ा तो वो सोलो जाएगी। और भी कोबाल्ट्स कट चुके थे। तसुकासा ने उससे पूछा कि क्या वो सच में अपने गिल्ड को छोड़ देगी। अंदर से तसुकासा को पता था कि रेन जैसे बड़े एडवेंचरर कभी ब्लडशाइन, जो सबसे बड़ा गिल्ड है, को नहीं छोड़ेगी। लेकिन उसके सरप्राइज के लिए रेन ने कहा कि वो सीरियस है। रेन ने कहा, गिल्ड के कुछ फायदे हैं, लेकिन ज्यादा परेशानी भी। सोचकर ही गुस्सा आता है। उसने अपना गुस्सा कोबाल्ट्स पर निकाला और अपनी वाइड रेंज अटैक स्किल का इस्तेमाल किया, जो एक सिंगल टारगेट पर कमजोर होती है। उस वक्त एक गोल्डन लाइट चमकी जब रेन अपना स्पेल कास्ट कर रही थी। उसने स्टॉस को बुलाया और आसमान से तारे धरती पर टूटने लगे। ये स्किल, जो मीटियर्स की तरह लग रही थी, तीर न नोक कहलाती थी। तसुकासा वो पावर देखकर हैरान था। जब स्किल खत्म हुई, रेन रिफ्रेश्ड फील कर रही थी। अब सिर्फ फाइनल बॉस बचा था। उन्होंने थोड़ा ब्रेक लिया और रेन ने तसुकासा से पूछा कि क्या उसने ग्रेट हीरो के बारे में सुना है। तसुकासा को पता था कि ग्रेट हीरो वो पहला एडवेंचरर था जिसने एक हीरोइक रैंक डंजियन क्लियर किया था और उसका नाम मिचिनागा डोजो था। लेकिन उसका पुराना नाम अब नहीं रहा, क्योंकि शादी के बाद वो हौसान बन गया था। रेन ने शेयर किया कि हौसान एन उनका दादा है और ये तलवार उन्होंने दिया था। लेकिन ये सब नहीं था। उसने और भी कहानियां बताई थी उन सफरों की जो उन्होंने अपने साथियों के साथ की थी, और कैसे उन्होंने अजनबी दुनिया को एक्सप्लोर किया था बिना किसी की पाबंदी के। रेन ने बताया कि वो भी ऐसे ही एक फेरी टेल एडवेंचर का अनुभव करना चाहती है। तसुकासा ध्यान से सुन रहा था। रेन ने कहा कि यही वजह है कि वो अपना खुद का गिल्ड बनाने की सोच रही है। उसने मुस्कुराते हुए तसुकासा से कहा कि जब वो टाइम आएगा तो क्या वो अपनी स्ट्रेंथ उसके लिए देगी। तसुकासा ब्लश कर गया और बोला, अगर तुम मुझे चाहोगी तो मैं खुशी से तुम्हारे साथ रहूंगा। उनका चिटचैट खत्म हुआ और अब उन्होंने फाइनल बॉस रूम की तरफ बढ़ने का फैसला किया। जब वो वहां पहुंच गए, तसुकासा ने नोटिस किया कि वहां कोई और भी था। 3 आदमी उनका इंतजार कर रहे थे और उन्होंने कहा, तुम लोगों ने काफी वक्त लिया। तो वहां रेन का इंतजार कर रहा था। उसने तसुकासा की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये तो एक इनकॉम्पिटेंट पीस है। रेन ने कहा, वाह, इतना अच्छा कोइंसिडेंस। उसने तोतो से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तोतो ने जवाब दिया, ये तो ऑब्वियस है, मैं अपने दोस्तों की मदद करने आया हूँ। तसुकासा गुस्से में था और अपने मन में सोचा, ये बंदा दोस्तों का नाम ले रहा है। फ्रेंड्स शब्द सुनकर रेन भी थोड़ी खामोश हो गई। तोतो ने कहा, मैं ये देखने आया हूँ कि मेरे दोस्तों ने कोई गलती न कर दी हो। उसने बताया कि उसके पिता ने नई गियर भी दी है इसके लिए। रेन ने उससे सीधे पूछा, क्या तुम बॉस को चैलेंज कर रहे हो या नहीं। उसने कहा, जो पहले पहुंचेगा उसका हक होगा बॉस को चैलेंज करने का। तोतो ने चैलेंज स्वीकार किया और बोला, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं कि मैं सच में टॉप पर पहुंचना चाहता हूं। उसने तसुकासा की तरफ देखा और कहा, तुम्हारा बेब्रेन दोस्ती का नाटक काम नहीं आएगा। रेन ने कहा कि वह बस अब उन्हें देखने वाली थी। तसुकासा ने भी मान लिया कि वे बॉस को किसी और समय चैलेंज कर सकते हैं। इस बीच लोकी एक टीवी से तोतो को देख रही थी। जब तोतो ने तसुकासा के बारे में बुरा बोला तो लोकी को गुस्सा आ गया। उसने कहा, उस बदमाश ने हमारी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे की। बॉस एक लेवल 20 कोबाल्ट किंग था जो गोब्लिन किंग की स्किल समन इंडलिंग्स का इस्तेमाल करता था। इसके अलावा कोबाल्ट किंग के पास एक और पावरफुल स्किल थी जो थंडर ब्लेड कहलाती थी। तोतो और उसके दोस्तों ने लड़ाई शुरू कर दी थी। तोतो का ग्रुप काफी स्ट्रॉन्ग था और वे कोबाल्ट किंग को हरा सकते थे। तोतो ने रेन की तरफ देखा और बोला, क्या तुम्हें यह पसंद आया। यह मेरी असली ताकत है। अचानक एक आवाज आई, बेताब हो जाओ, एक तानाशाह बनो जो इस दुनिया पर विनाश लाएगा। तसुकासा हैरान हो गया और तोतो भी कंफ्यूज था कि यह क्या हो रहा है। तभी कोबाल्ट किंग बरसिक हो गया। तोतो ने कोबाल्ट किंग पर कई फायरबॉल फेंके, लेकिन कोबाल्ट किंग ने अपनी तलवार उठाई और तोतो को बिजली से मार दिया। फिर कोबाल्ट किंग ने अपनी तलवार का पावरफुल अटैक किया, जिससे तोतो सीधे दीवार से टकरा गया। रेन टेंशन में थी कि आखिर यह क्या हो गया। तसुकासा ने चुपके से लोकी से पूछा, तुमने ये क्यों किया। लोकी ने एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ जवाब दिया, ये ऑब्वियस है, उन्हें हमारे रास्ते में आने का पनिशमेंट मिल रहा है। तोतो जमीन पर गिरा पड़ा था और कोबाल्ट किंग उसके ऊपर होवर कर रहा था। कोबाल्ट किंग ने अपनी तलवार उठाई जब तोतो चीख रहा था, दूर रहो मुझसे। कोबाल्ट किंग ने अपनी तलवार से अटैक किया, लेकिन रेन ने स्टेप इन करके उसे ब्लॉक कर दिया। रेन ने कहा, कोबाल्ट किंग की स्ट्रेंथ रिडिकुलस है। लोकी ने तसुकासा से पूछा, क्या तुम वाकई ये देखना चाहते हो जब रेन खुद खतरे में है। तसुकासा ने लोकी को कहा, तुम तो बहुत बुरी हो। कोबाल्ट किंग ने रेन पर तलवार से प्रेशर डालने की कोशिश की, लेकिन तब तसुकासा ने कोबाल्ट किंग के फेस पर अपना पैर रखा और उसे दूसरी तरफ उड़ा दिया। रेन उसे देखकर सरप्राइज थी। तसुकासा ने रेन से कहा, तोतो और उसके दोस्तों को यहाँ से ले जाओ, मैं कोबाल्ट किंग को संभाल लूंगा।
तोतो चिल्लाते हुए बोला, रुक जाओ, तुम जैसे एक पीस ऑफ ट्रैश इसे नहीं हरा सकते। तोतो के दोस्तों ने उसकी मदद की और उसे उठाया, जबकि रेन तसुकासा के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करती हुई वहां से चली गई। उसने तसुकासा से कहा, ज्यादा पुश मत करना। तसुकासा ने थोड़ी सी सांस ली और अपने अंदर सोचा कि काश लोकी अपने ट्रिक्स कम करे। फिर तसुकासा ने सीरियस एक्सप्रेशन बनाया और अपने पालतू लूफान को समन किया। तोतो सरप्राइज था और कंफ्यूज भी, जबकि रेन लूफान की क्यूटनेस से फैसिनेटेड थी। अब तसुकासा को एक्शन में आना था। उसने कोबाल्ट्स को लूफान के हवाले कर दिया। लूफान ने भौंककर ऑर्डर को एक्नॉलेज किया। तसुकासा ने अपनी तलवार से कोबाल्ट किंग पर अटैक किया, लेकिन कोबाल्ट किंग की स्ट्रेंथ के कारण उसका तलवार ब्लॉक हो गया। तसुकासा पीछे गिर गया, लेकिन वह सेफ तरीके से जमीन पर उतरा और दोबारा चार्ज किया। इस बार उसने कोबाल्ट किंग के कंधे पर एक गहरा कट मार दिया। खून बहने लगा, लेकिन तसुकासा को पता था कि यह सिर्फ एक हल्की चोट थी। कोबाल्ट किंग गुस्से में गरजा और अपने शरीर से बिजली निकलने लगा। तसुकासा ने सोचा, क्या इसने मेरी थंडरिंग ब्लेड स्किल कॉपी की है? उसके सामने एक विंडो पॉपअप हुई जो दिखा रही थी कि स्किल सफलतापूर्वक कॉपी हो चुकी है। इस स्किल से तलवार बिजली से घिरी रहती है, जिससे अटैक की स्ट्रेंथ और पीएस रेट बढ़ जाती है, और यह कुछ समय के लिए टारगेट की मूवमेंट को भी रोक सकती है। विंडो को देखते हुए तसुकासा ने कहा, यह लड़ाई में काफी नॉइज होने वाला है। अब तसुकासा का शरीर भी बिजली से घिर गया था और रेन चिंतित हो गई। कोबाल्ट किंग तसुकासा को गुस्से से देख रहा था जब तसुकासा ने लूफान को कोबाल्ट किंग पर अटैक करने का ऑर्डर दिया। लूफान ने अपनी वेगन स्किल का उपयोग किया और कोबाल्ट किंग को भारी चोट दी। कोबाल्ट किंग ने गुस्से में उनकी तरफ देखा और फिर से जोर से गरजा और अपने शरीर से बिजली जारी की। तसुकासा ने कहा, यह ट्रिक तो पुरानी हो गई है। तब तसुकासा ने अपनी नई अधिग्रहित थंडरिंग ब्लेड स्किल का उपयोग किया। बिजली उसकी तलवार के इर्द गिर्द जमा होने लगी। उसके विंडो ने दिखाया कि थंडरिंग ब्लेड एक्टिवेट हो चुका है। इस स्किल का एक और इफेक्ट था जो तलवार के बफ के अलावा था। यह एक AoE एरिया ऑफ इफेक्ट अटैक रिलीज करता था और जो टारगेट इसे हिट होता वह स्टन हो जाता। तसुकासा ने अपना AoE अटैक रिलीज किया और फिर कोबाल्ट किंग की तरफ दौड़ गया। कोबाल्ट किंग ने उसे आते देखा, पर वह बस वैसा ही खड़ा रहा जब तसुकासा ने अपनी तलवार से उसकी छाती को छुआ। फिर उसने थंडर ब्लेड को फिर से एक्टिवेट किया, जिससे कोबाल्ट किंग बिजली से भर गया। बस इतना ही था। रेन की आंखें खुली की खुली रह गई जब उसने देखा कि तसुकासा ने क्रिस्टल पकड़ा हुआ था और उसे कहा कि सब खत्म हो गया है। उसने तसुकासा की तारीफ की, पर अंदर से सोच रही थी कि वह असल में है क्या। अगले दिन लोकी ने पूछा, क्या तसुकासा को स्कूल जाना जरूरी है? जब एक डेंगॉन में जाना उसका समय बेहतर इस्तेमाल होगा। तसुकासा ने जवाब दिया कि उसे स्कूल जाना है ताकि वह डेंगॉन्स कर सके। इसके अलावा उसकी स्कूल में डेंगॉन्स के बारे में बहुत सारी जानकारी है, इसलिए शायद वह कुछ क्लूज पा सके कि मायू पर श्राप किसने लगाया। लोकी ने साइन किया और तर्क किया कि डेंगॉन्स में जाना सबसे अच्छा तरीका है मजबूत होने का, पर उसने इंसिस्ट करना छोड़ दिया और उसे उसके हिसाब से करने दिया। उसने नोटिस किया कि अकादमी में उसके लिए कुछ इंटरेस्टिंग इंतजार कर रहा है। तसुकासा ने उससे पूछा, क्या वह जा रही है? उसने जवाब दिया कि वह तेनु अकादमी में शो का मजा ले रही है। क्लास 2A के रूम में सब लोग तसुकासा को देख रहे हैं जब वह रूम में घुस रहा है। वे चुपके से एक दूसरे से बात कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगा कि तसुकासा मर गया है। उन्होंने ये भी सोचा कि कितने दिन तक एक फेलियर एडवेंचरर बनने की कोशिश करेगा। तसुकासा को पता चला कि उसका नाम डेड अनाउंस किया गया है और ये तो तोतो का काम है। रेन उसके पास आए, उसने गुड मॉर्निंग बोला और कल के लिए धन्यवाद दिया। उसने जवाब दिया और कहा कि उसे तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए उसके अनवैल्यूएबल प्रैक्टिस के लिए। रेन ने उसे अगले डेंगॉन के बारे में बताया। उसने इंटरमीडिएट रैंक डेंगॉन अबोर्ड ऑफ द डेड सजेस्ट किया। रेन को नहीं पता था कि तसुकासा कितना स्ट्रांग है और वह ये खुद जानने की कोशिश कर रही थी, पर अंदर से तसुकासा को महसूस हुआ कि वह उस पर शक कर रही है। उसने पिछली बार अपने स्किल्स से फ्लैशी होने का अफसोस किया। इस दौरान उनके क्लासमेट्स उन्हें घूर से देख रहे हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि रेन उस फेलियर के साथ दोस्ती कर रही है। उन्हें लगता है कि वह पागल है अगर वह उसके साथ डेंगॉन में जाने के बारे में सोच रही है। रेन ने पूछा, अगर वह आज फ्री है? अगर है तो स्कूल के बाद वे डेंगॉन जाएंगे। तभी क्लासरूम में कोई एंटर किया। वह तोतो था। उसकी भावनाएं बदल गईं और वह तसुकासा की तरफ आया। उसने कहा कि उसकी हिम्मत है कि वह यहाँ आया। रेन ने जवाब दिया कि यह उसकी लाइन होनी चाहिए क्योंकि तोतो को उनसे बात करने की हिम्मत थी। वे दोनों आमने सामने खड़े हुए और एक दूसरे को घूर से देखने लगे। तसुकासा के दिमाग में यह उम्मीद थी कि यह फिर से किसी परेशानी में नहीं बदल जाए। तोतो ने तसुकासा को लड़ने के लिए चैलेंज किया। उसने वादा किया कि वह सबको तसुकासा की झूठी कहानियां दिखाएगा। तसुकासा को तोतो की नीयत समझ नहीं आई, पर चैलेंज ने लोकी के चेहरे पर मुस्कान ला दी। फिर तोतो ने उससे तंज किया कि अगर उसने सोलो डेंगॉन क्लियर किया है तो उसे भागना नहीं चाहिए। तसुकासा तर्क देने ही वाला था, पर लोकी ने उसे बीच में ही रोका और कहा कि वह चैलेंज स्वीकार करे। उसने कहा कि वह नहीं चाहता कि और ज्यादा स्टैंड आउट करे और इससे ज्यादा यह एक हैसल है। लोकी ने उससे लड़ने के लिए कहा था कि उसकी बोर्डम दूर हो सके। उसने ये भी सुझाव दिया कि तोतो को कहा जाए कि वह अपने दोस्त भी लाए। इससे ज्यादा वह इस बात से नाराज थी कि तोतो ने तसुकासा का पिछले डेंगॉन में रास्ता रोका। उसने तसुकासा को उत्साहित किया कि वह दिखाए कि कौन सच में चार्ज में है। तसुकासा ने सोचा कि अगर ऐसा फिर से होता है तो कितना अननोइंग होगा। उसने यह मान लिया कि शायद लोकी सही है ताकि सब कुछ एक बार और सेट हो जाए।
उसने तोतो को चैलेंज स्वीकार करते हुए जवाब दिया। रेन ने नहीं सोचा था कि तसुकासा ने भी तोतो से कहा कि वह अपने 2 दोस्त ले आए जब वह इस पर है और वह उनसे लड़ने के लिए तैयार है। उसने कहा कि वह नहीं चाहता कि तोतो से कोई बहाना सुने जब वह हार जाए। तोतो के सिर पर नफरत की नसें उभर गईं जब उसने शिकायत की कि एक इनकॉम्पिटेंट स्टेन उस पर बात कर रहा है। लोकी ने कहा कि एक प्लेन ओल्ड फाइट में कोई मजा नहीं है। उसने वेगरेट करने का सुझाव दिया। तसुकासा ने कुछ सोचा और तोतो से कहा कि अगर वह जीत गया तो तोतो रेन को गिल्ड छोड़ने देगा और जेडीएम से उसकी नई गिल्ड की रजिस्ट्रेशन अप्रूव कराएगा। उसने उम्मीद की कि तोतो का बाप जेडीएम का डायरेक्टर इस तरह की अथॉरिटी रखता होगा, क्योंकि यह तो रेन का सपना है। रेन को यह सुनकर खुशी हुई। हमारा लड़का तसुकासा अपनी चार्म को एक्टिवेट कर रहा है। हाँ, तोतो ने अपने दांतों से भड़का दिया। उसने तसुकासा को गालियां दी और उसे मारने का वादा किया। कुछ देर बाद तेनु अकादमी के ट्रेनिंग ग्राउंड्स पर तसुकासा ने तोतो से पूछा क्या वह इस रूल के साथ ठीक है कि जो पहले गिरता है या सरेंडर करता है वह हार जाता है। तोतो ने जवाब दिया कि यह ठीक है क्योंकि यह तसुकासा है जो हारने वाला है। वे दोनों आमने सामने खड़े हुए। तोतो ने एक फायर बॉल रिलीज किया जो तसुकासा के चेहरे तक पहुंचने ही वाला था। साथ ही तोतो का दोस्त चार्ज किया पर तसुकासा पीछे हट गया और इसे डॉज कर दिया। फिर उस बॉल क्लासमेट ने तसुकासा को किक मारी जिसे तसुकासा ने अपने हाथों से ब्लॉक किया। फिर तोतो का दूसरा दोस्त एक लाइटनिंग अटैक तैयार कर रहा था जो सीधा तसुकासा की तरफ गया, जिसे तसुकासा ने अपनी तलवार से डिफ्लेक्ट कर दिया। तोतो ने चीख कर कहा कि वह उसे जला देगा। उसने अपने हाथ को क्लेंच किया और फायर स्टॉर्म एक्टिवेट किया। रेन को तसुकासा के लिए चिंता हो गई। तोतो ने कहा कि एक फेल्योर हमेशा फेल्योर ही होता है। उसने उम्मीद की तुकासा अपने एक्शन पर अफसोस करेगा जब वो आफ्टर लाइफ में होगा, पर तुकासा ने पूछा कि किसने कहा कि वो डेड है। उसने आग को काटकर अपना रास्ता क्लियर किया। विंडो स्क्रीन ने दिखाया कि कॉपीकैट एक्टिवेट हो गया है और उसने हरक्यूलियन स्ट्रेंथ और थंडरबोल्ट कॉपी किया है। लोकी बोर हो गई। उसने कहा कि टोतो स्टूपिड है अगर वो सोचता है कि वो आग उसे बीट करने के लिए काफी है। तुकासा ने आर्ग्यू किया कि अगर वो हाई लेवल पर नहीं होता तो वो वाकई में मर चुका होता। लोकी ने उससे हारने नहीं देने को कहा और यह उसकी इंटेंशन थी बिना उसे कहने के। उसने जीतने का प्लान बनाया। बॉल क्लासमेट ने उससे पंच करने की कोशिश की पर उसने उस लड़के को अपने हाथ से पकड़ा और हरक्यूलियन स्ट्रेंथ एक्टिवेट हुई। सब लोग हैरान हो गए। तुकासा ने उस लड़के को इतने जोरदार से पंच मारा कि जब वो हवा में था तुकासा ने मोमेंटम गेन करते हुए एक पावरफुल किक मारी जो बॉल्ड गाय योशिमुरा को ट्रेनिंग ग्राउंड के विपरीत साइड पर भेज दिया। एंगर टोतो ने तुकासा को गालियां दी। तुकासा ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ टोतो से कहा कि अब ये फाइट खत्म करने का वक्त आ गया है। टोतो ने जवाब दिया कि उसे आगे नहीं बढ़ना चाहिए और उसे इनकम्पिटेंस कम कहा जब उसने एक बड़ा फ्लेम रिलीज किया। कई फायरबॉल्स तुकासा की तरफ आ रहे थे पर तुकासा ने अपनी तलवार से उन आग को काट दिया। हमारा एमसी अब शोनन में कैरेक्टर्स के लिए खास चमक रखता है। सब लोग हैरान हो गए क्योंकि उन्होंने तुकासा को एक वीकिंग समझा था, जबकि रेन अम्यूज थी क्योंकि यह फाइट तुकासा के लिए सिर्फ एक वॉक इन द पार्क की तरह था। तुकासा ने टोतो को और ज्यादा टॉन्ट करते हुए पूछा क्या वो ऑलरेडी गिव अप कर रहा है। टोतो ने गुस्से में वादा किया कि वो तुकासा को मार देगा। तुकासा ने उसे समझाया कि इतना ज्यादा गालियां देना ठीक नहीं है। टोतो ने पूछा क्या उसे लगता है कि वो सिर्फ योशिमुरा को हराने की वजह से गर्व महसूस कर रहा है। उसने उन्हें बुलाया कि वो उस पर चार्ज करें और टोतो का दोस्त थंडर के साथ आया। उस लड़के ने तुकासा को गालियां दी और बोला कि वो हेल में चले जाए। फिर थंडर तुकासा की तरफ बढ़ा पर एक पल में तुकासा उस लड़के के पर्सनल स्पेस में था, उसे सरप्राइज करते हुए। तुकासा ने उस लड़के के शोल्डर को टैप किया और कहा कि उसे उसकी जगह हेल में जाना चाहिए। फिर तुकासा ने एक थंडरबोल्ट एक्टिवेट किया जिससे उस लड़के को बिजली लगी। जब वो लड़का बेहोश होकर जमीन पर गिर गया तुकासा टोतो की तरफ चला गया और उसे बोला कि वो अब अकेला है। टोतो ने नोटिस किया कि तुकासा का इमिटेट स्किल उसे दूसरों के स्किल्स कॉपी करने देता है और कि तुकासा ने इनु का थंडरबोल्ट कॉपी किया है, लेकिन इसकी सक्सेस रेट बहुत लो है और तुकासा सिर्फ एक बार ही स्किल का इस्तेमाल कर सकता है। इस सोच ने टोतो को ग्रिन करने पर मजबूर कर दिया और उसने बोला कि वो उन्हें स्किल के बीच का फर्क दिखाएगा। इस दौरान लोकी को ये रिडिकुलस लगा कि टोतो सोचता है कि वो अब भी जीत सकता है। तुकासा ये सीक्रेट रखना चाहता था कि उसका स्किल इवोल्व हो गया है। इमिटेट से कॉपी किए गए स्किल्स सिर्फ एक बार इस्तेमाल होते हैं, इसलिए उसने हरक्यूलियन स्ट्रेंथ या थंडरबोल्ट का फिर से इस्तेमाल न करने का सोचा। लेकिन अपने पास्ट के पेनफुल टाइज को तुकासा ने वहां ही सेव करने का प्लान बनाया। टोतो ने तुकासा को कॉकी होने से रोका, कहकर कि वो सिर्फ उन लोगों को मारता है जो उसे फ्लूक से जीत जाते हैं। तुकासा ने पूछा कि क्या टोतो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने में अच्छा है। उसने कहा कि अगर वो डर रहा है तो भाग जाना ठीक है। टोतो गुस्सा हो गया और तुकासा की जुबान काटने का सोचता है। टोतो ने चार्ज किया और तुकासा ने उसकी तलवार को ब्लॉक किया। तुकासा ने देखा कि टोतो अगला फायरबॉल मारने वाला है और बड़ा फ्लेम उस एरिया को एंगुल्फ कर दिया जहां तुकासा खड़ा था। रेन को चिंता हुई जब टोतो ने तुकासा का मजाक उड़ाया कि वो सीधा उसके चेहरे पर लगने वाला है, लेकिन जब धुआं साफ हुआ तो एक सिलहुट दिखाई दी। टोतो ने कहा कि उसने पहले ही ये किया है और उसे एक नया ट्रिक सीखना चाहिए। टोतो ने पूछा कि उसने ये कैसे किया। तुकासा ने बताया कि टोतो का स्किल उस पर नहीं लगा। टोतो हैरान रहा, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने पॉइंट ब्लैंक उसे हिट किया है। पर तुकासा ने जवाब दिया कि एक्सप्लोजन टोतो की आग से नहीं बल्कि उसकी खुद की स्किल से हुई है।
तोतो को समझ आया कि तुकासा ने उसका स्किल कॉपी किया है, पर उसने सोचा कब। फिर उसने याद किया कि उसने पहले फायरस्टॉर्म यूज किया था। वो विश्वास नहीं कर पा रहा था कि तुकासा ने सिर्फ उसे यूज करके कॉपी किया है, जबकि तुकासा का स्किल कभी भी काम नहीं करता था। तुकासा उसके पास गया और बोला कि उन्हें फाइट खत्म कर देनी चाहिए। तुकासा ने उसकी तरफ दौड़ लगाई जब तोतो ने फायरबॉल रिलीज किया, लेकिन तुकासा ने इसे एफर्टलेसली काट दिया जब वो दौड़ रहा था। हमारा एमसी बिना किसी परेशानी के उन आग को डिफ्लेक्ट कर रहा था। तुकासा ग्रेसफुली मूव किया और तोतो पहले से नर्वस लग रहा था जब तुकासा उसके करीब आया। तोतो ने तुकासा को काटने की कोशिश की, पर तुकासा ने इसे अवॉइड किया और तोतो के पीछे आ गया। जब तोतो ने तुरंत अपने पीछे देखा, तुकासा की तलवार पहले ही उसे हिट कर चुकी थी। यह उसे पीछे धकेल दिया और उसने और गुस्सा हो गया। तुकासा ने और ज्यादा वक्त न बर्बाद करते हुए वर्ड प्ले का इस्तेमाल किया और उससे कहा कि वो हिले नहीं। तोतो कंफ्यूज्ड हो गया कि वो अचानक क्यों फ्रीज हो गया। फिर तुकासा ने अपने बॉडी से फ्लेम्स रिलीज किए। तोतो के चेहरे पर कंफ्यूजन था। उसने विश्वास नहीं किया कि तुकासा ने फिर से उसका स्किल कॉपी किया है। उसने रियलाइज किया कि अब उसके जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। तोतो ने तुकासा से कहा कि वो सरेंडर कर रहा है, पर हमारा लड़का तुकासा ने उसे घूर से देखा और कहा कि उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सुनिश्चित करेगा कि यह उसे नहीं मार सकेगा। तोतो का बॉडी फायर से एंगुल्फ हो गया और उसने जोर से चीखते हुए कहा कि वो जल रहा है। जब आग गायब हुई, तोतो अपने घुटनों के बल गिर गया। तुकासा उसके सामने खड़ा था और बोला कि उसने हार मान ली। तोतो यह मानने को तैयार नहीं था कि वो तुकासा जैसे फेलियर से हार गया। तुकासा ने वर्ड प्ले का इस्तेमाल किया और उससे याद दिलाया कि उसने जो वादा किया था उसका पालन करे। तोतो हिप्नोटाइज्ड लग रहा था जब उसने जवाब दिया कि वो करेगा, और फिर वो जमीन पर गिर गया। कुछ दिन बाद तोतो के बाप की मदद से रेन ने ब्लडशाइन गिल्ड से सुरक्षित तरीके से निकलने का प्लान किया, और फिर इसी तरह तुकासा और रेन ने अपनी खुद की गिल्ड बनाई।